Hello and a very warm welcome to everyone, and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. और आज के सुपर अमेजिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SHM फॉर जे एडवांस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सब लोग SHM की वर्कशीट पहुंचे. तो वर्कशीट में हम लोग आज की जर्नी शुरू करने वाले हैं सवाल नंबर 1 से. तो सवाल नंबर 1 में तुम लोग पढ़ पा रहे हो, दो मासेस हैं, फिक्स पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ मास एम प्लेस्ड एट सेपरेशन डी. मान ले दोनों के बीच का सेपरेशन सब कितना है, ठीक. अब उसने बोला यहाँ पे एंट्री हो रही थर्ड पार्टिकल की. एक थर्ड पार्टिकल है विच इज प्लेस एक्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द मासेस. लाइन ज्वाइनिंग द मासेस के मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट बोलो तो d/2 ईच, ठीक है. यहाँ पे एक पार्टिकल बैठेला. देखो ध्यान रखें, ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं दे आर फिक्स पार्टिकल, दिस इज मूवेबल पार्टिकल. और हमेशा तुम लोग ध्यान रखा करो कि अनलेस एंड अनटिल जब तक तुम्हें सवाल में प्लेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो प्लेन इज अज्यूम टू बी हॉरिजॉन्टल प्लेन. प्लेन हमें कौन सा मानना होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ही पकड़ के चलना होता है. कौन सी प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसा है, ठीक है. मतलब ऐसे सोच कि मोशन इज टेकिंग प्लेस लाइक दिस. एक फिक्स पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा फिक्स पार्टिकल यहाँ पे, दोनों के बीचों बीच में एक तीसरा पार्टिकल यहाँ पे रख दिया है. अब मोशन समझने की कोशिश करते हैं. अब उसने बोला पहले पार्ट में, इफ दिस पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस किधर, अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड रिलीज, प्रूव दैट इट विल एग्जीक्यूट SHM एंड फाइंड आउट CP. क्लियर है. तो देख पहले पार्ट में उसने बोला कि इस पार्टिकल को सब डिस्प्लेस करा रहा है. दिस पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस किधर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ध्यान से देख, परपेंडिकुलर भी दिख रहा है, बाइसेक्टर भी दिख रहा है ना, बोलते रहो. ये सुनो क्या है रे, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज कर देते हैं. तो प्रूव करना है कि पार्टिकल का मोशन SHM होगा और निकालना है इसका टाइम पीरियड कितना होगा. तो जल्दी से बता दो व्हाट इज द मेथड फॉर सॉल्विंग SHM, हाउ टू प्रूव दैट अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM. तो बड़ा सिंपल सा आसान सा मेथड है. तो मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लोकेट करते हैं. इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो पोजीशन जहाँ पे उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है. फिर वहाँ से हम बॉडी को एक जनरल पोजीशन में डील करते हैं जहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज जनरल x. एंड हियर वी फाइंड आउट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. अगर ये जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है ये बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर तो फोर्स रीस्टोरिंग है, मोशन क्या हो जाता है SHM. दिस द अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं, सुन ध्यान से. सोच के बता, क्या ये इनिशियल जो पोजीशन है क्या यही काम कर रही होगी एज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. हाँ ना बोलते रहो भाई. ये सुनो भाई साहब, यही तो वो पोजीशन जहाँ पे इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0. एवरीवन सी दिस. मैं थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ. यहाँ पे अगर तुमने पार्टिकल पे रखा, क्या जितना फोर्स ये पार्टिकल इस पे इधर लगाएगा क्या उतना ही फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा. ग्रेविटेशन फोर्स Gm1 m2/r². जो इनके मासेस वही इनके मासेस, जो इनके बीच का सेपरेशन वही इनके बीच का सेपरेशन. तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे. ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होती है ना, क्लियर है. तो जितना फोर्स ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतनी फोर्स ये इसको अट्रैक्ट करेगा. फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स 0 हो जाएगा. तो यही पोजीशन काम कर रही होगी एज इक्विलिब्रियम पोजीशन. मतलब यही वो पोजीशन है जहाँ पे इस पार्टिकल पे लगने वाला सब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा. एंड देयरफॉर दिस पोजीशन विल बिहेव एज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक. अब हम साहब इक्विलिब्रियम से उसको जनरल पोजीशन में डिस्प्लेस कराते हैं. मान लीजिए इसकी जनरल पोजीशन है, ठीक, ठीक है भाई. तो इस जनरल पोजीशन में देखने की कोशिश करेंगे इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है. तो इस जनरल पोजीशन में कुछ फोर्स ये लगाएगा, है ना, बोलते रहो भाई. ये सुनो, और कुछ फोर्स ये लगाएगा. डायरेक्शन समझ में आ गया. ये पार्टिकल भी इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा. ये पार्टिकल भी इसको अट्रैक्ट करेगा. बोल सकता हूँ जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दोनों के बीच में वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स. क्योंकि जो मासेस इनके वही मासेस इनके, जो सेपरेशन का वही सेपरेशन का. मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शन डिफरेंट होंगे. ये इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा. ये इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर लगाएगा फोर्स. क्लियर है. अच्छा, एंगल कुछ पकड़ लिया जाए. मान लीजिए एंगल थीटा है. सोच के बता, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर देख रहे हैं. ये सुनो क्या बोला, जितना एंगल ये होगा उतना ही तो एंगल ये होगा. क्लियर है. सिमेट्री है ना एक्चुअली, सिमिलर ट्रायंगल्स देख रहे हैं. तो देख ये ट्रायंगल ध्यान से देख, और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. ये साइड बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया. ये तो वैसे ही कॉमन है. देयरफॉर दिस एंगल इट शुड बी इक्वल टू दिस एंगल. क्लियर है. फोर्स का कॉम्पाउंड ले ले. तो एफ का साहब थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पाउंड हो जाएगा एफ कॉस थीटा.
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पाउंड हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर दिस एफ का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पाउंड हो जाएगा, बोलो एफ कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन इट बिकम्स एफ साइन थीटा। क्या एफ का जो साइन थीटा कॉम्पाउंड है ये निपट जाएगा। तो क्या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन में इस पर्टिकुलर पे सब लगने वाला नेट एक्शन फोर्स इट बिकम्स 2f cos थीटा। एफ कॉस थीटा इधर से, एफ कॉस थीटा इधर से, तो नेट फोर्स कितना हो गया 2f cos थीटा। अब वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। देखो एफ की वैल्यू कितनी बोलो, और cos थीटा की वैल्यू बोलो, cos थीटा की वैल्यू बोलो। तो ये वैल्यूज क्या क्या हैं, कैसे कैसे आ रही हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला जो रेक्टेंगल ट्रायंगल मैं अलग से खींच रहा हूँ, इधर देख, ये पूरा डी था, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो d/2 हो जाएगा। क्या बोला, पूरा डी है ना रे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भाग रहा है, मतलब d/2 हो गया, ठीक है। दिस साइड इज x, ये वाली साइड ये है, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री। तो ये वाली पट्टी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस घुमाते हैं, रूट ऑफ x² एंड d²/4, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर। क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना लिखेंगे, G(m1 m2), तो कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइड बाई r²। r तुम्हें कितना दिख रहा है, रूट ऑफ 10। अब इसका स्क्वायर करा दिया तो रूट हट गया, तो ये f हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा, तो वैसा ध्यान से देखें, इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल cos थीटा क्या दिख रहा है, तो देख बेस x और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज तो सेम है। क्लियर है। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख लिया जाए। पावर समझ में आ गया। यहाँ पे पावर कितना है 1, यहाँ पे पावर कितना है 1/2, मल्टीप्लिकेशन पावर जुड़ जाएंगे, 1 + 1/2 विल गिव यू 3/2। क्लियर है। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या कि पार्टिकल को ना बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कराया है, पार्टिकल इज ओनली स्लाइटली डिस्प्लेस। क्या बोला, अगर साहब x की वैल्यू ना d से काफ़ी छोटी है, x की वैल्यू इस d से भी काफ़ी छोटी है, इस d/2 के कंपेरिजन में भी काफ़ी छोटी है। ऐसा नहीं है d से छोटी और d/2 से बड़ी, ऐसा नहीं है रे बहुत छोटा है। मतलब डिस्टेंसेस पता है किस ऑर्डर के होंगे, जैसे मान ले डिस्टेंस दोनों पार्टिकल्स के बीच का मान ले 10 मीटर है, और पार्टिकल को तुमने डिस्प्लेस कराया 1 मिलीमीटर लेट्स से, ठीक है। तो ये कहानी है। तो 1 मिलीमीटर 10 मीटर से भी बहुत छोटा है, और 1 मिलीमीटर 5 मीटर से भी बहुत छोटा है। ये फंडा है। क्या बोला, 1 मिलीमीटर की वैल्यू 10 मीटर से छोटी है ही है, 5 मिलीमीटर से भी इक्वली छोटी है। ठीक है साहब। तो फंडा ये है, इधर देख कि x की वैल्यू d से भी काफ़ी छोटी है, d/2 से भी उतनी छोटी है, स्क्वायर करा दे, ठीक है। x² की वैल्यू d²/4 के कंपेरिजन बहुत छोटी, तो d²/4 के कंपेरिजन में x² को यहाँ पे निपटा देंगे, नेगलेक्ट करा देंगे, तो तुम्हारा जो फोर्स है ना वो इस फॉर्म में सब रिड्यूस हो जाएगा। क्या बोला, 2gmmx और नीचे हो गया d²/4 और पावर कितना हो गया 3/2। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से ले लेते हैं, d²/4 जो है इसको थोड़ा सा तुम लोगों को सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। d²/4 पावर 3/2 है ना, उसको ऐसे लिख ले रहे, ये तो देख एक ही बात है, पावर 1/2 होल द पावर 3 है। क्लियर। तो d²/4 पावर हाफ मतलब रूट, तो रूट ऑफ d²/4 मतलब d/2 बचेगा, और उसका क्यूब लगा दे, क्यूब मतलब d³/8 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो फोर्स ऑफ फाइनली तुम्हारा इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, Gmmx, ये तो एसिड है, इसको हमने अलग से सिंप्लीफाई कर लिया, d³/8, d³ और ये 2 × 8 होगा तो मतलब 16 हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, इस जनरल पोजीशन में इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, ये फैक्टर तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, लिमिट, क्या जनरल पोजीशन में पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एंड सी दिस डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इज दिस फोर्स रीस्टोरिंग, क्या ये फोर्स पार्टिकल को वापस से उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक रिस्टोर करा रहा है, ऑफ कोर्स करा रहा है। ध्यान से देखें, नेट फोर्स हमने पार्टिकल पे क्या लिखा था, कहाँ से जर्नी शुरू की थी, 2f cos थीटा, तो क्या जिधर 2f cos थीटा होगा उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। 2f cos थीटा किधर लग रहा है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। एवरीवन सी दिस, ये क्या है जनरल पोजीशन, ये क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेट फोर्स 2f cos थीटा किधर लग रहा है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब पक्की बात है कि फोर्स अब क्या हो गया, रीस्टोरिंग, एंड हैंस मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज SHM, हैंस मोशन इज SHM। रहा सवाल टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला को मतलब कैसा भी लीनियर SHM हो, टाइम पीरियड हमेशा होता है 2π√m/k। ठीक है। m होता है उस बॉडी का मास विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM, k होता है फोर्स कांस्टेंट,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की इक्वेशन में, फोर्स के एक्सप्रेशन में एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है ये दिख रही है, तो एम डाल दे, के डाल दे, वहाँ से टाइम पीरियड कितना वो निकल आएगा। हमेशा ध्यान रखो कैसा भी लीनियर एसएचएम हो उसमें टाइम पीरियड का सब एक्सप्रेशन हम लोग यहीं से निकालते हैं, 2π√m/k। एम उस पार्टिकल का मास होता है विच इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम विच इज स्मॉल एम, ठीक है, और के होता है फोर्स कांस्टेंट दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। क्या बोला, फोर्स की एक्सप्रेशन में एक्स का कोफिशिएंट, तो फोर्स की इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट ध्यान से देखें कितना दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, मतलब 16 Gmm एंड होल डिवाइड बाई डी क्यूब, एम यहाँ से उड़ जाएगा। तो यहीं से आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो सब फाइनली टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लियर है, छापते चलो। अब इसी सवाल में मान ले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो काफ़ी छोटा ना होता, मान ले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू d/2 के बराबर होती या उससे इवन बड़ी भी होती। ऐसे सिचुएशन में जैसे मान लो तुम लोगों को याद आ रहा हो अभी भी इससे पहले का जो स्टेप हम लोग कुछ ऐसा लिखे थे, f बराबर 2, ठीक है, और नीचे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन अपने सामने d²/4 प्लस ऐसा मान ले कुछ लिखा था। अब x की वैल्यू d/2 से काफ़ी छोटी है, तब तो इसको उड़ा दोगे, f x का डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा। मान ले x की वैल्यू साहब d/2 के कंपेरेबल है या उससे भी बड़ा है, तब क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप d²/4 के कंपेरिजन में x² को उड़ा नहीं सकते, तो ऐसे केस में f x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मोशन विल बी ओनली ऑसिलेटरी एंड नॉट एसएचएम। जैसे मान लो आपने क्या किया कि जब इस पार्टिकल को यहाँ से अच्छा खासा डिस्प्लेस कराया, x की वैल्यू d/2 के कंपेरेबल है या उससे भी बड़ा है, ठीक है, तो अच्छा खासा आपने डिस्प्लेस कराया और उसके बाद छोड़ दिया, तो तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो नेट फोर्स इस पर इधर लग रहा है तो इधर भागा, वेलोसिटी बढ़ता गया और यहाँ पे आया तो सब मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, उसके बाद फिर रिटायर्ड होते गया और फिर से 0, दो एक्सट्रीम पोजीशन मिलेंगी ना, एक एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पार्टिकल का मोशन सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी होगा, इट विल नॉट बी एसएचएम। तो ऐसे सिचुएशन में भी थोड़ा ध्यान रखना, क्या होगा, मोशन इज ओनली ऑसिलेटरी नॉट एसएचएम। क्लियर है, छापते चला। ये इसका पहला पार्ट हो गया। इसी में देयर इज वन मोर पार्ट। दूसरे पार्ट में बोलता है इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस विल इट एग्जीक्यूट एसएचएम। जैसे यहाँ पे तुमने सब पार्टिकल को डिस्प्लेस कराया था किधर, अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मान ले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्प्लेस ना करा के तुम डिस्प्लेस करा रहे हो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, अभी भी मोशन एसएचएम होगा, ठीक है, या पीरियोडिक होगा या ऑसिलेटरी होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, सोच के बता। तो सब इसमें अगले पार्ट में बोला कि पार्टिकल को आप डिस्प्लेस कराएं अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द मासेस। जैसे मान ले पार्टिकल को यहाँ से इक्विलिब्रियम से यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। अब ध्यान से सोच के बता, यहाँ पे तो ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इस पार्टिकल को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस डिस्प्लेस कराया, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। ये सुनो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स घट गया। भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, आर जितना कम फोर्स उतनी ज़्यादा, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। ये सुनो, तो इनके बीच का आर कम हो गया, फोर्स बढ़ गया, इनके बीच का आर बढ़ गया, फोर्स घट गया, मतलब F1 की वैल्यू सब F2 से बड़ी हो गई। तो क्या है, यहाँ पे पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स हो गया F1 माइनस F2, लेकिन ध्यान से देखें वो जो नेट फोर्स है वो किधर लग रही है, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये रही इक्विलिब्रियम, F1 F2 से बड़ा है तो जिधर बड़ा वाला फोर्स उसे डायरेक्शन नेट फोर्स, तो नेट फोर्स यहाँ पे रिस्टोर करा ही नहीं पा रहा है। पता है क्या होगा, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को खींच ले जाएगा, आजा आजा आजा, और ये जाके इसमें चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। ये फंडा है। क्लियर है क्या हो रहा है, जैसे ही इसको इसकी तरफ डिस्प्लेस कराया तो इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है इसके अट्रैक्शन को एक्सीड कर जाएगा, सुपरसीड कर जाएगा। क्लियर है, और नेट फोर्स डायरेक्टेड हो जाएगा अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो पार्टिकल कहाँ से एसएचएम करेगा। एसएचएम छोड़, ऑसिलेटरी भी नहीं होगा, पीरियोडिक भी नहीं होगा, ये पार्टिकल जाके सीधा सीधा इस पार्टिकल से चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन
विल नॉट बी ऑसिलेटरी, है कि नहीं, और SHM, ना तो ऑसिलेटरी होगा, ना पीरियोडिक होगा, ना SHM होगा, सीधा सीधा पार्टिकल जाके चिपक जाएगा। क्लियर? छापते चलो फटाफट। जी सर, तो अब हम लोग अटैक करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर सेकंड में जैसे मान ले एक सर्कुलर रिंग है, फिक्स सर्कुलर रिंग है, क्या है साहब, रिंग का मास है रेडियस r, रिंग के एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस मान लो x, ठीक है साहब, एक छोटा सा पार्टिकल उसको रस से रिलीज कर दिया गया है। प्रूव दैट इट्स मोशन विल बी SHM, फाइंड आउट इट्स CP। ठीक है, तो थोड़ा सा फील करें असलियत में यहाँ पे मोशन कैसे हो रहा है। देख, जैसे मान ले ये रहा तुम्हारा सर्कुलर रिंग, ये है रिंग की एक्सिस, पार्टिकल को रिंग के एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर यहाँ से रिलीज कर रहा है। तो पार्टिकल इस तरह से हमें प्रूव करना है मोशन विल बी SHM, और बताना उसका टाइम पीरियड कितना है। तो सोच बता, क्या ये होगी पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो इस प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स में ना थोड़ा से ग्रेविटेशन के भी फंडे लगते हैं, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में भी देखा, एक मिक्स कॉम्बो था बेसिकली ग्रेविटेशन प्लस SHM का, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो याद करो हम लोग ग्रेविटेशन में एक रिलेशन पढ़े इन बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड ग्रेविटेशन फील्ड नेसेसिटी। व्हाट इज दैट रिलेशन? ये सुनो, जहाँ पे पार्टिकल बैठा है वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड नेसेसिटी देखो, जो पार्टिकल उसका मास देखो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अब बता, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड नेसेसिटी एट द सेंटर ऑफ अ रिंग। सर्कुलर रिंग के सेंटर पे क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्कुलर रिंग के सेंटर की भी बात हो रही है। ठीक है, सेंटर पे क्या ग्रेविटेशन फील्ड नेसेसिटी 0 होती है, तो सब अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड नेसेसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग 0, फील्ड नेसेसिटी नहीं है तो फोर्स कहाँ से लगेगा, और जहाँ पे फोर्स 0 क्या वही तो होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये तो सब ऑफ कोर्स जनरल पोजीशन है ही है। अब हम इस पार्टिकल पे जनरल पोजीशन पे, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे। अब आते हैं साहब जनरल पोजीशन पे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें हम लोग मान के चलते हैं कि मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज टेकिंग प्लेस ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ रिंग एंड पार्टिकल, दैट इज देयर मस्ट बी नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस एंटायर सिस्टम। देखो यहाँ पे आपको अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको नेग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा, नेग्लेक्ट छोड़ इग्नोर मार के चलना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी लेगा तो पार्टिकल यहाँ ना पहुँच के कहीं और पहुँच जाएगा, ऐसा है, ये फंडा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो सब ग्रेविटेशन फोर्स होती है मास इनटू फील्ड नेसेसिटी। अब देखो जहाँ पार्टिकल बैठा है वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड नेसेसिटी निकालो। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड नेसेसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग अलोंग इट्स एक्सिस। रिंग अपने एक्सिस पे कितना फील्ड नेसेसिटी बनाती है, जल्दी बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला, gmx x² r² और होल्ड द पावर 3/2। क्लियर है? अब ये एक्सप्रेशन अपने को याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ पार्टिकल बैठा है वहाँ पे हमने, क्लियर है, फील्ड नेसेसिटी देख ली। टर्म्स बड़े सिंपल सिंपल से हैं। इसमें m होता है रिंग का मास, जिस रिंग की वजह से फील्ड नेसेसिटी देखनी है, r होता है रिंग का रेडियस, गिवन ही है, x होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, वो तो x ही है। क्लियर है? तो ठीक है भाई, अब थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, gmx और नीचे तो ठीक है भाई, ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अब वही अप्रॉक्सीमेशन इसमें भी है, क्या बोला कि साहब अगर तो x की वैल्यू r से काफ़ी छोटी है, बोले तो x² की वैल्यू r² से काफ़ी छोटी है। ठीक है, तो r² कंपैरिजन में इस x² को हम निपटा देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना फोर्स तुम्हारा रिड्यूस होकर इस फॉर्मेट में आ जाता है। अब ये पार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 उड़ जाएगा, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा gmmx। ठीक है, 2 उड़ता जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये तो पैरामीटर कांस्टेंट है। क्या जनरल पोजीशन में पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड रिमेंबर दिस डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरा, इज दिस फोर्स रीस्टोरिंग, क्या ये फोर्स पार्टिकल को रीस्टोर करा रहा है बैक टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इज दिस फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ फोर्स। भाई देखो, हमेशा ध्यान रखो, ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन ग्रेविटेशन फील्ड नेसेसिटी की डायरेक्शन में होगी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड नेसेसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग अलोंग इट्स एक्सियल पोजीशन, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। ये सुनो, रिंग के एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड नेसेसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, याद कर, पढ़ चुके हम लोग। रिंग अपने एक्सिस पे किस डायरेक्शन फील्ड बनाता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस बट टुवर्ड्स सेंटर। और जिधर फील्ड नेसेसिटी क्या, उस डायरेक्शन फोर्स, जिधर फील्ड नेसेसिटी उस डायरेक्शन फोर्स, मास तो वैसे ही स्केलर कोई डायरेक्शन होगा नहीं, आना बोलते रहो, ये सुनो। ठीक है, तो दिस फोर्स इज डेफिनेटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब पक्की बात है दोस्त, फोर्स इज रीस्टोरिंग।
बस 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 यहीं से हमने प्रूव कर लिया कि साहब हेंस मोशन इज एसएम। रहा सवाल टीपी का, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। एम उस बॉडी का मास जो कि एसएम कर रहा है, ये क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की एक्सप्रेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या देख रहा है, चिपका दोगे, ठीक है। तो देखो इट्स 2 पाई रूट ऑफ एम बाई, बोलो के की वैल्यू कितनी डालेंगे, इट इज़ जी एम एम आर क्यूब, एम ने एम को मारा, बहुत मारा, ठीक है। तो 2 पाई रूट ऑफ आर क्यूब है, जी एम एम बाय आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब बना रहे, के की वैल्यू होगा ना, फोर्स के एक्सप्रेशन में एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ठीक। तो दिस बिकम्स आर क्यूब अपॉन जी एम, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है। और इसमें भी वही पॉइंट ध्यान रखें, क्या कि अगर तो मान लो x की वैल्यू r के कंपेरेबल है या इवन ग्रेटर देन r है, x की वैल्यू r से भी एक्सीड कर जाती है, तो क्या फिर से सेम केस हो गया जैसा सवाल नंबर 1 में आए थे। ऐसे सिचुएशन में पार्टिकल का जो मोशन होगा इट विल बी ओनली ऑसिलेटरी, इट विल नॉट बी एसएम, समझ रहे ना। जैसे अभी क्या हो रहा है, रिंग पार्टिकल खींच रहा है, तो पार्टिकल का मोशन एक्साइटेड मोशन है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर घटते जाएगा, अभी भी तो अट्रैक्ट करेगा रे। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो फील्ड नेसेसिटी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, जिधर फील्ड उस डायरेक्शन में फोर्स, रिलेटेड मोशन हो गया ना रे, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, स्टॉप करेगा और फिर से वही कहानी चलता रहेगा। तो ध्यान रखें इसमें भी क्या बोला कि साहब अगर x की वैल्यू r के कंपेरेबल है या इवन ग्रेटर देन r है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मोशन विल बी ओनली ऑसिलेटरी नॉट एसएम, ठीक है। मोशन क्या होगा भाई, ओनली ऑसिलेटरी नॉट एसएम, क्लियर है जी सर। तो अब हम लोग अटैक करने वाले हैं सवाल नंबर 4 पे। तो सवाल नंबर जो 4 है एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, एडवांस का PYQ है, राइट, और 2 लाइन का सवाल है, ठीक है, समझे क्या बोलता है। ऐसा मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसने दे रखा है, ये रहा स्प्रिंग मास का सिस्टम, ठीक है, और ये मान ले कोई ब्लॉक है, क्लियर है। दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स हैं आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास हैं, ये इनिशियली रेस्ट पे है और ये वाला V से प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ये जो ब्लॉक है ये रिजिडली फिक्स्ड है टू द स्प्रिंग, ऐसा नहीं है इट इज जस्ट कैप्ट इन कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं है रे, क्योंकि दोनों में सिचुएशन अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं इसको बस बैठा दिया, ना, इसको रिजिडली फिक्स कर दिया है विद द स्प्रिंग, तो ये एक्ट करेगा एज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये ब्लॉक कभी भी स्प्रिंग से डिटैच नहीं हो पाएगा, ये फंडा है, ठीक है। हाँ, ये फ्रीली मूविंग ब्लॉक है, ये गेम खेलता रहेगा। तो इस ब्लॉक को हम इनिशियली V से प्रोजेक्ट करते हैं, दिया हुआ है ऑल द कोलेशंस आर इलास्टिक, ऑल द सरफेस आर स्मूथ, कहीं कोई फ्रिक्शन का चक्कर नहीं है, क्लियर है, और सारे टक्कर इलास्टिक टक्कर हैं, कोलेशंस आर अज्यूम टू बी इलास्टिक, क्लियर है। अब सवाल पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या पूछा, शो दैट द मोशंस ऑफ द 2 ब्लॉक्स आर पीरियोडिक, वो तो देख ही रहा है पीरियोडिक होगा। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक ऑसिलेशंस। देख यहाँ पे मोशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तुम लोग याद आ रहा हो कोलेशन के थोड़े से फंडे लगेंगे यहाँ पे, तुम लोग याद आ रहा हो हम लोग क्या पढ़े हैं कोलेशंस में, जब भी आइडेंटिकल मासेस के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है तो ड्यूरिंग कोलिजन की वेलोसिटीज एक्सचेंज कर जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं, जो एक की इनिशियल होती है दूसरी की फाइनल बन जाती है एंड वैसे वर्सा, ठीक है। तो उस फंडे को देख कैसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एवरीवन सी दिस, तो देख इसकी जो इनिशियल होगी वो इसकी फाइनल बन जाएगी, तो टक्कर के बाद कोलिजन के बाद क्या ये भाई साहब बैठ जाएंगे, और जो इसकी इनिशियल होगी वो इसकी फाइनल बन जाएगी, इसकी इनिशियल V थी तो इसकी फाइनल क्या हो जाएगी, मतलब इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। ये डिस्टेंस वगैरह अपने को दिया हुआ है, ये डिस्टेंस मान लो L है, ये डिस्टेंस अब कितना है वो अपने को L दे रखा है। पहले थोड़ा सा मोशन फील कर, मोशन एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो ये आया V से, देखो स्मूथ सरफेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन का चक्कर नहीं है, ठीक है। बाकी mg है नॉर्मल और वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, नेट फोर्स 0 होगा, फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो इस ब्लॉक पे ध्यान से देखें, नेट फोर्स 0 है, इस ब्लॉक पे लगने वाला भाई यही तो, अरे mg लग रहा है, नॉर्मल है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं, फोर्स बैलेंस है, नेट फोर्स 0, एक्सेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब जब तक ये ब्लॉक फ्रीली यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, जितनी मर्जी बार मूव करे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी एसेंशियली कांस्टेंट रहेगी, सेम एज v, ठीक है, चेंज इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अब जैसे ही इसके पास वेलोसिटी आई तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग को दबाएगा, कॉम्प्रेस करेगा, और जब यहाँ कहीं मान लो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आएगी, यहाँ तक जाएगा,
उसके बाद अब स्प्रिंग इस पर पुशिंग फोर्स लगाएगी, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब यहाँ पे वापस से ओरिजिनल पोजीशन पहुंचेगा, क्या इट विल रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन विद द ओरिजिनल स्पीड, विद द सेम स्पीड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी से भागा, जब वापस से पहुंचा सेम वी से पहुंचा, ये फंडा है। क्या बोला समझ आ ना। तो वी से गया आया, एसएचएम हो रहा है बेसिकली, ये तो स्प्रिंग मास सिस्टम है। इक्विलिब्रियम से गया एक्सट्रीम तक और एक्सट्रीम से वापस से इक्विलिब्रियम आया, सेम स्पीड है, वो तो हमें पता है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद सेकंड कोलिजन होगा। देखो पहला कोलिजन पहले ही हो चुका था, अब दूसरा टक्कर होगा। जब ये यहाँ पे आया तो उसी टाइम पे ये तो रेस्ट पे था रे। अब देख दूसरे कोलिजन की चर्चा कर रहे हैं। तो देख दूसरा कोलिजन जब होने वाला था, होने के पहले वाली सिचुएशन ये है, ठीक है कि साहब ये जो आया ये वी से आया और उस टाइम पे ये रेस्ट पे था। अब फिर से एक्सचेंज करा दे, जो इसकी इनिशियल वो इसकी फाइनल बनेगी और जो इसकी इनिशियल वो इसकी फाइनल बन जाएगी, है ना, बोलते रहो, ये फंडा है। मतलब अब टक्कर के बाद क्या हो गया, ये वापस से बैठ गया और ये जो फ्रीली मूविंग ब्लॉक था ये वी से चल पड़ा और चला और फिर से टक्कर हुई। अब फिर से टक्कर में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई बॉडी इलास्टिक कोलिजन है, वी से हिट करेगी तो वी से ही बाउंस बैक करेगी इलास्टिक कोलिजन में, क्लियर है। तो वही तो हो रहा है, वी से इसने टक्कर मारी वॉल को और वी से ही बाउंस बैक कर गया, ठीक है। और फिर जब यहां से यहां तक चलेगा तो उसी वी से यहां तक पहुंचेगा और फिर से सेम साइकिल रिपीट हो जाएगी। क्या बोला, जो स्टार्टिंग में हुआ। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये तो रेस्ट पे था, जब ये वापस से यहां पे पहुंचा तो ये सिचुएशन थी। फिर से वेलोसिटी एक्सचेंज करा दे, इसकी जो इनिशियल होगी इसकी फाइनल बन जाएगी, इसकी जो इनिशियल थी वो इसकी फाइनल बन जाएगी। मतलब टक्कर के बाद अब ये वाला फिर से रेस्ट पे आ जाएगा और ये भाई साहब फिर से वी से चल पड़ेंगे और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। कॉम्प्रेस कराएगा, एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर से वापस आएगा वी से, फिर से एक्सचेंज करा दे, फिर से इसकी जीरो हो जाएगी, इसकी वी हो जाएगी, फिर से वी से गया। इस देख यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में इसकी लॉसी कांस्टेंट है क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेशन जीरो, लॉसी कांस्टेंट है। तो वी से गया, टक्कर मारा, फिर से वी से बाउंस बैक किया, फिर से वी से आया और उस टाइम पे ये फिर से रेस्ट पे था, फिर से वेलोसिटी एक्सचेंज करा दे, इसकी जीरो हो गई, ये वी से चल पड़ा और ये इस तरह से मोशन होता रहेगा। तो दोनों ब्लॉक्स का ध्यान से देखो, क्या मोशन ऐसा ही तो हो रहा है। ये तो ब्लॉक बस यहाँ से यहाँ तक चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक बैठ जाएगा, फिर जो दूसरा वाला ब्लॉक है वो चलेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, बैठ जाएगा, फिर ये स्प्रिंग ब्लॉक वाला जो सिस्टम है वो चलेगा, आएगा, फिर ये बैठेगा, फिर ये चलेगा। तो ध्यान से देखें, हाँ, मोशन पीरियोडिक भी है, मोशन ऑसिलेटरी भी है। अब इस पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन का तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या समझता है, टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन क्या समझते हो तुम लोग, एक ऑसिलेशन मतलब यहां से शुरू कर, इधर देख, अभी नहीं हुआ भाई, आधा हुआ रे, और फिर ये यहाँ पे अब हो गया एक कंप्लीट ऑसिलेशन। क्या बोला, यहां से चला मान लो और यहां से पूरा यहां तक, अभी आधा चक्कर हुआ रे, और फिर यहां से यहां तक। तो ये पूरी जर्नी का तुम्हें टोटल टाइम निकालना है। इसको दो टुकड़ों में बांट लो, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर ले। एक तो यार ब्लॉक के यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से तक का टाइम, प्लस एक स्प्रिंग मास सिस्टम के यहाँ से यहाँ तक का प्लस यहाँ से तक का टाइम, दोनों को जोड़ दे, टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल आएगा। अब ध्यान से देख, कैसे कैसे देखो, दोनों के जो टाइम है ना सब, उनको ऐड कर दो। पहले मैं अटैक कर रहा हूँ इस ब्लॉक पे, ब्लॉक की स्पीड कॉन्स्टेंट है, डायरेक्टली निकाल सकते हो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ब्लॉक के लिए साहब टाइम जो होगा, क्या मैं लिखूंगा, एल बाई वी प्लस एल बाई वी, है ना, बोलते रहो, ये सुनो भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस एल डिवाइड बाई स्पीड। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का टाइम, फिर से उतना ही डिस्टेंस और फिर से सेम स्पीड, तो एल बाई वी प्लस एल बाई वी, इसका टाइम आ गया। अब ऐसे ही इसके यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल ले। अब याद करके हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम हो या एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम हो, इनका टाइम होता है 1/4 ऑफ टी पी, ये सुनो, T/4 होता है। तो क्या मैं इसके लिए टाइम लिख लूंगा T/4 प्लस T/4, मतलब मैं T2 लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, T/4 हाँ ना बोलते रहो। देखो ये तो पूरा का पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। तो इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम T/4, एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम T/4, T/4 T/2 हो जाएगा, T/4 प्लस T/4, इट विल गिव यू T/2। और यहाँ पे T क्या होगा, इट इज TP ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम विच इज 2π√m/k। इस स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड होगा विच इज 2π√ इसका मास और इसका k, ठीक है। तब ये फंडा है। तो एक्चुअली में T2 ये आ जाएगा π√m/k। T1 आ गया, T2 आ गया, दोनों को जोड़ दे, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आसान सवाल था जो एडवांस में पूछा गया था, छापते चलो। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं सवाल नंबर 5 पे। धुआंधार सवाल है, अगेन जेईई एडवांस का PYQ है, पुराना सवाल है, ठीक है।
तो सवाल में यहाँ पे ध्यान से देखें, अब इस सवाल में ना कई सारे फंडे लगेंगे, एनएलएम के फंडे यूज़ होंगे, रोटेशन के फंडे यूज़ होंगे, ऑफ कोर्स एसएचएम के तो होंगे ही होंगे, ठीक है। मतलब 3 डिफरेंट कंसेप्ट्स रबल्ड इनटू वन क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्बो है, कॉम्बो मिक्स कॉम्बो है, ठीक है। शानदार सवाल, मज़ा आएगा तुम लोगों को। असलियत में क्या हो रहा है ऐसे मान लें एक रॉड है या मान लें कोई प्लेट है, ठीक है। इसको हमने 2 रोटेटिंग व्हील्स के ऊपर रख दिया है, एक व्हील ये दूसरा व्हील ये, ठीक है। इसके ऊपर मान लें एक रॉड है या मान लें प्लेट है, रख दिया है, ठीक। दोनों व्हील्स की जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से देख। क्या ये वाला जो व्हील है एरोस ने दिया हुआ है डायग्राम में, इधर देख, ये क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, ये वाला ध्यान से देख एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है। इन व्हील्स के बीच का सेपरेशन उसने दे रखा है, प्लेट का जो मास है वो दे रखा है m, और प्लेट और व्हील्स के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसके बीच में या इस सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बराबर है, कितना म्यू है। अब सवाल सुन ध्यान से, क्या मजेदार सवाल पूछा। उसने बोला कि सब जो प्लेट रखा है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दें अलोंग इट्स लेंथ। एवरीवन सी दिस, ऐसे था, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस रिलीज। तो पता है इस प्लेट का मोशन क्या, शानदार मोशन होगा, सुपर अमेजिंग मोशन। एवरीवन सी दिस, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, खच खच कुछ कुछ खच खच कुछ कुछ खच खच, मतलब खचाक, समझा ना बड़ो इस तरह से एसएचएम होगा, ये धुआंधार मोशन होगा। तो इस एसएचएम का टाइम निकालना है, टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो आओ अटैक करना शुरू करते हैं। एसएचएम प्रूव करने का वही जनरल अप्रोच है। व्हाट इज जनरल अप्रोच? हम साहब इसको एक जनरल पोजीशन में डील करेंगे और वहाँ पे देखेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, प्रूव करा देंगे, ठीक है। एक्स से प्रोपोर्शनल है, मोशन हो जाएगा एसएचएम। सुनने में बहुत आसान लगता है, ठीक है सोल्यूशन और भी आसान है। आओ देखते हैं। जब आपने इस रॉड को या मान लें कि इस प्लेट को थोड़ा सा है कि नहीं स्लाइटली डिस्प्लेस कराया, तो मान लेते हैं साहब जो नया वाला पोजीशन है वो ये हो जाएगा। ओरिजिनल वाला मैंने बोल्ड में बनाया था और फाइनल जो पोजीशन बनाई डॉटेड में चिपका दी है, ठीक। मतलब इसकी जो सेंटर ऑफ मास है या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई, लेट्स से यहाँ से, ठीक है, एक्स डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। तब अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सब यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस है, इतना ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं किया, हल्का सा खचाक था, कुछ कर दिया, खच 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 खच, मतलब इस तरह से एसएचएम करेगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो जनरल पोजीशन में देखो कौन कौन से फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, एक्चुअली में दीज आर द फोर्सेस। इसका मास लगेगा, वेट लगेगा सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। तो वेट लग रहा है साहब सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया यहाँ से, पहले बीचों बीच था, मतलब ये टोटल L था, L/2 था, अब उससे थोड़ा सा x खिसका दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से लग गया सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। अब ये एक्चुअली में इस व्हील के ऊपर बैठा है तो व्हील नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, ये वाला मान लो कुछ नॉर्मल डायरेक्शन N2 लगा रहा है, क्लियर है। अच्छा, इनके अलावा फ्रिक्शन फोर्सेस भी लगेंगे। एक्चुअली में जो फ्रिक्शन फोर्सेस होंगे वही इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है ये ध्यान से थोड़ा सा पकड़नी है। एवरीवन सी दिस, इधर देख, पहले हम लेफ्ट वाले पे देखते हैं किधर फ्रिक्शन लग रहा है। तो ध्यान से सोचो यार, ये जो व्हील है वो ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब क्या इस व्हील के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जो वेलोसिटी इधर होगी, तो क्या इस डायरेक्शन में मोशन को, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे देखो स्लिपिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, तो ये ऐसे जा रहा है, तो जो व्हील का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके पास वेलोसिटी किधर होगी, तो ये इसके इधर वाले मोशन को अपोज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन लगाएगा। क्या जितना फ्रिक्शन रॉड व्हील पे इधर लगाएगा, क्या उतना ही फ्रिक्शन व्हील लेकिन रॉड पे ऑपोजिट लगाएगा। ये पकड़ना है। F1 डायरेक्शन समझ में आ गया, ऐसे ही F2 इधर देख, डायरेक्शन बस फील कर, सारा खेल डायरेक्शन में, इधर देख। तो ये भाई सब एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहे हैं, तो सोच के बता, व्हील का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्या उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रहा ना रे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस डायरेक्शन में स्लिपिंग कर रहा है। तो इसके स्लिपिंग को अपोज करने के लिए क्या रॉड व्हील पे फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन लगा देगा। जितना फ्रिक्शन रॉड व्हील पे इधर लगाएगा, क्या उतना ही फ्रिक्शन व्हील रॉड पे ऑपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। पहले बता, F1 F2 के डायरेक्शन सबको क्रिस्टल क्लियर हैं, कोई शंका नहीं। तो क्या मैं, ध्यान सुनना, क्या मैं इस रॉड पे लगने वाला नेट फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जनरल पोजीशन में, वो ये लिखूंगा। देखो
F2 लग रहा है टूवर्ड्स, देख ये थी यार इक्विलिब्रियम पोजीशन सिस्टम की, और ये तो सब ऑफ कोर्स जनरल पोजीशन, ये क्या है जनरल पोजीशन, ये है इक्विलिब्रियम, ये है जनरल पोजीशन। आपको चाहिए नेट फोर्स जो कि सिस्टम को रिस्टोर कराए बैक टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो F2 इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, F1 इसको उल्टा भगाएगा, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम डिस्प्लेस कराएगा। इसलिए मैंने लिखा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एज F2 और माइनस F1। डायरेक्शन क्लियर है, F2 लग रहा है टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम और F1 लगाएगा वो तो दूर भगाएगा, ऑपोजिट है ना रे, इसे सेपरेट करा दिया। दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में होते ऐड हो जाते हैं F1 प्लस F2, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने माइनस करा दिया। F2 टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, F1 अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इसलिए नेट फोर्स मैंने लिखा है F2 माइनस F1। काइनेटिक फ्रिक्शन पड़ता क्या है, F बराबर म्यू इंटू एन। तो देखो इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू N1। देखो जिस सरफेस का फ्रिक्शन उसी सरफेस का नॉर्मलाइजेशन, तो इसलिए मैंने लिखा म्यू इंटू N1, म्यू तो दोनों सरफेस कॉमन है, अब जहां का फ्रिक्शन वहीं का नॉर्मलाइजेशन डाल दिया। ऐसे ही मैंने F2 लिख दिया म्यू इंटू N2, जहां का फ्रिक्शन वहां का नॉर्मलाइजेशन। क्लियर है, म्यू तो कॉमन है यार, म्यू N2, तो इसको नेट फोर्स हो सब वहीं से लिख लो, ये मान लें अपनी आ गई पहली इक्वेशन। इतना क्लियर है। अब देख दूसरी इक्वेशन, अब तुम्हें फोर्स निकालने के लिए पहले N1 N2 को सॉल्व करना पड़ेगा। N1 N2 में पहली इक्वेशन देख कैसे लिख रहा हूँ, N1 N2 में क्या पहली इक्वेशन तुम लोग क्लियर। सिस्टम इक्विलिब्रियम, देखो वर्टिकली सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अरे वर्टिकल थोड़ी ऑसिलेशन हो रहे हैं, ऑसिलेशन तो हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं। क्लियर है, वर्टिकली सिस्टम इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स बैलेंस आती है, ऊपर की तरफ N1 प्लस N2, नीचे की तरफ mg, है ना, बोलते रहो। क्लियर है, तो N1 प्लस N2 बराबर mg। अब देख दूसरी इक्वेशन धमाकेदार आएगी, ये हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से लिखा है। अब घुमाएंगे कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, सिस्टम पे लगने वाले फोर्स बैलेंस है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब नेट एक्शन टॉर्क 0 है, मतलब सारे के सारे टॉर्क्स बैलेंस हैं। ध्यान से देखें, क्या रॉड का जो मोशन है प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है, रॉड इज नॉट रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस। ठीक है, सिस्टम ट्रांसलेट कर रहा है मतलब फोर्स लगेगा। अरे तो वर्टिकल थोड़ी ट्रांसलेट कर रहा है वो तो हॉरिजॉन्टल में ट्रांसलेट कर रहा है ना। वर्टिकल में कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, नेट फोर्स 0। वर्टिकल में हमने फोर्स बैलेंस रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो फोर्स लगेगा ना रे, हॉरिजॉन्टल में ट्रांसलेट, अच्छा हॉरिजॉन्टल में भी बैलेंस है तो मोशन बंद हो जाएगा रे बैठ जाएगा जैसे तुम लोग बैठे हो ठीक है, हाँ रोटेट नहीं कर रहा है। और जब सिस्टम रोटेट नहीं करता है तो किसी भी एक्सेस के अबाउट रोटेट नहीं करता है, हर एक्सेस के अबाउट नेट टॉर्क 0, हर एक्सेस के अबाउट टॉर्क बैलेंस होते हैं समझ में आ रहा है ना ऐसा है। तो ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे बैलेंस कराने की कोशिश करूँगा, लेट्स से अबाउट दिस पॉइंट, ये सब कोई मैं जनरल पॉइंट P मान लेता हूँ। क्या बोला ये साहब, ये अबाउट P, अबाउट पॉइंट P। ठीक है, तब नेट टॉर्क मैं 0 करा रहा हूँ, या टॉर्क्स को बैलेंस करा रहा हूँ। पहले तो ये देख कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जो टॉर्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देख, और कौन कौन से नहीं करेंगे। ठीक है, क्या N2 फोकट हो जाएगा, क्या F1 फोकट हो जाएगा, क्या F2 भी फोकट हो जाएगा। These forces are passing through the same point and therefore they will not produce any torque। मैं क्या लिख रहा हूँ, टाउ ड्यू टू N2, टाउ ड्यू टू F1, टाउ ड्यू टू F2, तीनों फोर्सेस फोकट हैं, विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। इधर देख लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का यहाँ से परपेंडिकुलर 0, F2 यहीं से पास करा रहे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का उसी P से परपेंडिकुलर 0। इधर देख F1 भी तो वहीं से पास कर रहा है, देख ये खचाक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का P से परपेंडिकुलर 0। क्लियर है, बचे दो फोर्सेस, कौन कौन से, एक N1 दूसरा ग्रेविटी। अब ध्यान से सोच क्या अबाउट दिस P, देखो N2 उड़ गया, F2 उड़ गया, F1 उड़ गया, बचा N1, बचा mg। सोच बता P पॉइंट के अबाउट क्या N1 इधर घुमाएगा और क्या mg उल्टा घुमाएगा। प्योर फील है, इधर देख P के अबाउट N1 इधर लगा रहा ना, तो रॉड को ऐसे घुमाएगा, ऐसे उल्टा। mg सोच के बता P पॉइंट के अबाउट क्या ऐसे घुमाएगा, उल्टा घुमा रहा ना रे। सोच बता N1 जो है इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है उल्टा, mg क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो क्या अबाउट पॉइंट P जितना N1 का इधर टॉर्क उतना ही क्या mg का इधर टॉर्क, तभी नेट टॉर्क 0 होगा, तभी तो सिस्टम जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, कोई रोटेशन नहीं। मैं ऐसे लिख रहा हूँ टाउ ड्यू टू N1 बैलेंस बाय टाउ ड्यू टू ग्रेविटी, जितना N1 का इधर उतना ही ग्रेविटी का इधर। ठीक है, अब देख N1 का टॉर्क मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा फील करें,
पी पॉइंट के अबाउट सारी एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। देखो mg के लिए कोई बताए आर परपेंडिकुलर कितना डालेंगे? mg के लिए थोड़ा ध्यान से बाबूजी, थोड़ा सा ध्यान से चलो, समझ में आ रहा ना। तो देख क्या फंडा है, पहले समझ कैसे कैसे n1 और mg के हमने टॉक लगे हैं। तो n1 पे आ जा। तो भाई साहब n1 फोर्स हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ ये तो अपने को पता है। तो n1 इंटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ L1 का p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ग्रेविटी में समझ मैंने कैसे लिया है। तो भाई साहब फोर्स तो ठीक है भाई, ग्रेविटी हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी का p से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब साहब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालना है? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। ये डिस्टेंस कितना है यार? ये सेंटर ऑफ मास बीचों बीच था, ये पूरा L है और ये L/2 है, L/2 से x हटा दे, हाँ ये फंडा है। आई रिपीट, कैसे लिखा यार परपेंडिकुलर फॉर mg? तो ये पूरा L था और ये सेंटर ऑफ मास की ओरिजिनल पोजीशन थी, ये L/2 था, इसमें L/2 में से x खिसा दिया। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी का यहाँ से डिस्टेंस कितना बचा? ये डिस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। और ये सब हो गया L/2 माइनस x। क्लियर है? अब ध्यान से देखें, n1 n2 में दो इक्वेशन है, दो अननोन्स हैं। अब n1 n2 निकल आएगा, उनको यहाँ पे डालना पड़ेगा, वहाँ से फोर्स आएगा, वहाँ से फिर फोर्स को तुम x के प्रोपोर्शनल प्रूफ कर ले जाओगे। क्या किया हमने? L से डिवाइड कर दिया, 1/2 x/L, n1 आ गया, n1 की वैल्यू यहाँ चिपका देना, n2 निकल आएगा। ऐसे लिख रहा हूँ, इधर देख, n2 बराबर mg माइनस n1। ये सुनो, n1 को इधर ले गया, n1 जो निकाला वहाँ पे डाल रहा हूँ, mg बाहर निकाल, वन बाई टू L/2 नहीं, अरे गड़बड़ नहीं, क्या है 1/2 माइनस, ठीक है, mg इंटू क्या है 1/2 माइनस, ठीक है भाई, mg बाहर निकाल लिया। तो दिस इज 1/2, दिस इज, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, mg बाहर आ गया 1 और ये माइनस माइनस है ना, माइनस मल्टीप्लाई कर दे, mg बाहर आ गया तो माइनस 1/2 माइनस माइनस ये प्लस x/L हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 और उसी फॉर्मेट में आ गया, नहीं यहाँ पे माइनस आ रहा है और n1 में, और यहाँ पे सब प्लस आ रहा है, n1 n2 निकाल दिया। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे चिपका दे, कहाँ पे? तो वहाँ से नेट फोर्स निकल आएगा। क्लियर है? वापस से ओरिजिनल इक्वेशन पे रिटर्न कर रहे हैं। ये तो देखो F बराबर क्या था, म्यू इंटू माइनस n1 निकाल चुका, n2 निकाल चुका, चिपका रहा हूँ। तो F बराबर म्यू, बोलो n2 कितना है, mg दोनों में से बाहर निकाल दिया, 1/2 प्लस x/L, बोलो माइनस n1 कितना दिख रहा है, mg बाहर आ गया, 1/2 माइनस, पहले देख लो क्या किया। क्लियर है? तो n2 माइनस n1 डाल दिया, तो 10 और माइनस 10। क्लियर है? तो दोनों में से mg बाहर निकाल दिया, तो इसका आएगा 10 और माइनस mg बाहर आ गया, इसमें से बचेगा, मल्टीप्लाई करा। अब सिंपल कैलकुलेशन, लॉजिक भाई साहब इतना ही था, बाकी तो बैंड बाजे बच चुके हैं। क्लियर है? तो 10 और माइनस 10, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो F बराबर म्यू mg x/L विल गिव यू 2x/L। क्लियर है? अब ध्यान से देखें, क्या ये तो पैरामीटर कांस्टेंट है? क्या हमने प्रूव कर लिया कि जनरल पोजीशन में रॉड पे लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, it is directly proportional to its displacement, and remember this displacement is measured from its equilibrium position। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या फोर्स रिस्टोरिंग है? देख के बताओ, इज दिस फोर्स रिस्टोरिंग? देखो F को मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था क्या, F2 माइनस F1, तो F2 माइनस F1, तो पक्की बात है यार F2 बड़ा होगा, है कि नहीं? और जिधर बड़ा वाला फोर्स उसे डायरेक्शन नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स इज डेफिनेटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम एंड देयरफॉर मोशन इज SHM, हेंस मोशन ऑफ दिस रॉड इज SHM। अब कैसा भी SHM हो, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या पड़ता है, 2π√m/k। m उस बॉडी का मास जो कि SHM कर रहा है, तो रॉड कर रहा है तो रॉड का मास है, या प्लेट है प्लेट का मास है। k क्या है? फोर्स कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, तो k की वैल्यू ये डाल दें, m/k की वैल्यू ये चिपका देता हूँ, ठीक है।
ट्वाइस म्यू एम जी अपॉन एल। फोर्स का एक्सप्रेशन में एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ से सब एम उड़ जाएगा एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये छोटा सवाल था जो एडवांस में पूछा था, छापते चलो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली में आसान सवाल है। स्मॉल ब्लॉक ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्मूथ कॉनकेव सरफेस ऑफ रेडिसर, फाइंड आउट its TP ऑफ ऑसिलेशंस। फर्स्ट क्लास, जैसे मान लो साहब इस तरह से एक कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। इसका मान लेते हैं साहब सेंटर वेंटर यहाँ कहीं है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। और ब्लॉक क्या कर रहा है, इस तरह से खच कुछ छोटा छोटा ऑसिलेशन है, छोटा छोटा ऑसिलेशन। हमें प्रूव करना है कि साहब मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इज एसएम और बताना है इसका टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। फर्स्ट क्लास, रेडियस मान ले अपने को आर दिया है उसने। तो अप्रोच वही है, ध्यान से देखें, क्या ये जो पोजीशन है ये काम करेगी साहब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ब्लॉक पे लगने वाले दो ही फोर्सेस हैं, ग्रेविटी हो गया, नॉर्मल हो गया। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, फोर्सेस बैलेंस आएंगे, ठीक है, एनएस बैलेंस हुआ है mg। तो यही वो पोजीशन है जहाँ पे नेट फोर्स 0, मतलब दिस पोजीशन विल डेफिनेटली बिहेव एज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक। अब इस ब्लॉक को साहब एक जनरल पोजीशन में डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मान लें इसकी जनरल पोजीशन, ठीक। इस जनरल पोजीशन में जल्दी बोल कौन कौन से फोर्सेस हैं। mg हो गया, ट्रैक का नॉर्मल हो गया। सोच के बता क्या नॉर्मल डायरेक्शन एग्जैक्टली इसी सेंटर से ही पास करेगा। हमेशा ध्यान रखें, सर्कल हो या स्फीयर हो, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, सर्कल के किसी पॉइंट पे या स्फीयर के किसी पॉइंट पे नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करते हैं, वो नॉर्मल हमेशा उस सर्कल या उस स्फीयर के सेंटर से पास करता है, क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा आगे खींचते हैं। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी एंगल तुम्हें थीटा दिख रहा है, ये सुनो, वर्टिकल और वर्टिकल ये लाइन वैसी कॉमन है, देयरफॉर दिस एंगल इट शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। तो mg का साहब थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट हो गया mg cos थीटा, क्लियर है। और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट हो गया mg sin थीटा, क्या हो जाएगा mg का sin थीटा, mg का cos थीटा, mg का sin थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसे ही आपने ब्लॉक को छोड़ा, यार ब्लॉक इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट कर नहीं सकता है, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो तो बैलेंस हो गए। ब्लॉक जो है सरफेस को तोड़ के इधर थोड़ी जाएगा रे, क्लियर है। हाँ, ब्लॉक पे लगने वाला जो नेट फोर्स है विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज mg sin थीटा। यहाँ से जर्नी शुरू होगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक विच इज एक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एज mg sin थीटा। अब याद करके हम लोग पढ़ चुके हैं, थीटा अगर स्मॉल होता है, ठीक है, तो स्मॉल थीटा के लिए sin थीटा थीटा, cos थीटा इज 1, tan थीटा इज थीटा विच इज सेम एज sin थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। समझ में आना रे, देखिए ऐसा है। तो थीटा काफ़ी छोटा है, तो sin थीटा की जगह सब थीटा लिख लें। अब थीटा क्या है, एंगल, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। क्या बोला, ये देख, मैं मान लेता हूँ सब, ये आर्क लेंथ रेड से x है, तो क्या एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ये चिपका सकते हैं। तो सब एंगल हो गया आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना है x एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कोर्स आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखें, mg बाय r छोड़ दे, कांस्टेंट है, क्लियर है। mg r ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, क्लियर है। तो क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट आ गया। जनरल पोजीशन में इस ब्लॉक पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान रखो, यहाँ पे x जो है बहुत बड़ा नहीं है, x जो है बहुत छोटा है। थीटा काफ़ी छोटा है ना रे, थीटा अगर काफ़ी छोटा होगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है ये बहुत छोटा है। तुम सोचो साहब डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, ये तो आर्क लेंथ है। असलियत में क्या है, यहाँ पे ना ऐसे सोच, बहुत छोटा है, ऐसा है, ये थीटा है, ये x है। अब x इतना छोटा है कि इसमें क्या स्ट्रेट सेगमेंट देखें या क्या आर्क लेंथ देखें, करीब करीब बराबर ही है, ये फंडा है, क्लियर। तो जनरल पोजीशन में बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है वो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, एंड रिमेंबर दिस डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखें, क्या ये जो फोर्स है रीस्टोरिंग भी है, मतलब इज दिस फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई साहब जो नेट फोर्स लग रहा है mg sin थीटा है, और mg sin थीटा किधर की तरफ तुम्हें दिख रहा है, इट इज डेफिनेटली डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब फोर्स पक्की बात है, रीस्टोरिंग है, क्लियर है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया, हैंस मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इज एसएम। रहा सवाल टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड क्या पड़ता है, इट इज़ 2 पाई रूट ऑफ m/k,
ठीक है। एम उस ब्लॉक का मास विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएम, और के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, इट इज mg/r, क्या दिख रहा है, क्लियर है। तो के की वैल्यूज ऑफ mg/r चिपका दी, mm बढ़ जाएगा। तो दिस इज फाइनली द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, क्लियर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और जे एडवांस के PYQ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पे। एडवांस में आया हुआ सवाल है और बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में, इन क्वेश्चन नंबर 7 सवाल को ध्यान से समझें। उसने बोला कि साहब एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक ब्लॉक बैठेला है और ब्लॉक क्या कर रहा है, इस तरह से एसएचएम कर रहा है। सवाल पे आते हैं, मिनिमम पीरियड ऑफ मोशन फॉर दिस मास नॉट टू बी डिटैच्ड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा फील करो, जैसे मान ले मैं बोलता हूँ, जैसे ऐसे सोच, एक्चुअली में जो सेटअप है वो इस तरह से है। ये मान ले हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ये मान ले ब्लॉक है और ब्लॉक यूं ही कर रहा है। ब्लॉक और प्लेटफॉर्म का जो पूरा सिस्टम है इस तरह से वर्टिकल ऑसिलेशन, हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे थे, क्या कर रहा है वो, वर्टिकल ऑसिलेशन ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उसने बोला कि कितना मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसका हम रख सकते हैं, सो दैट ये जो ब्लॉक है इस प्लेटफॉर्म से डिटैच ना हो, इसको छोड़े नहीं, प्लेटफॉर्म जो है इस पर नॉर्मल रेशन लगाता रहे, जीरो ना कर दे। सोचे देख, तुम थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे ना, ये देख हट जाएगा, ये देख ये हट गया। तो सबसे पहले ये बता कि ब्लॉक के प्लेटफॉर्म से डिटैच होने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगी। क्या ब्लॉक प्लेटफॉर्म से डिटैच होने की जो टेंडेंसी बनाएगा वो सबसे ज़्यादा बॉटम मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन बनाएगा, इक्विलिब्रियम पे बनाएगा, टॉप मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन बनाएगा। ब्लॉक विल बी मोस्ट लाइकली टू डिटैच एट विच पोजीशन, ये बॉटम मोस्ट है, ये मान लो इक्विलिब्रियम है, ये मान लो टॉप मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन। दो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, एक बॉटम एक दूसरा टॉप, और बीच में ये इक्विलिब्रियम है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ब्लॉक अगर प्लेटफॉर्म से डिटैच करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे इस पोजीशन पे डिटैच करेगा, यहाँ तो सबसे बाद में डिटैच करेगा। देख डिटैच होने का सेंस क्या है, जब तक सरफेस जो है ब्लॉक पे नॉर्मल रेशन लगाते रहेगा तब तक ब्लॉक विल बी इन कॉन्टैक्ट विद दैट सरफेस। जैसे ही सरफेस ने ब्लॉक पे नॉर्मल रेशन लगाना बंद किया तो ब्लॉक सरफेस को छोड़ देगा, ठीक है। तीनों पोजीशन की चर्चा डिटेल में करते हैं। लेट्स से हम लोग जर्नी शुरू करते हैं इसी बॉटम मोस्ट से, ठीक है। तो बॉटम मोस्ट पे देख लेते हैं इक्वेशन क्या बनती है। ब्लॉक पे ध्यान से देखें कौन कौन से दो ही फोर्सेस हैं यार, mg हो गया, नॉर्मल हो गया। अब सोच बता, ब्लॉक हमेशा से कांटेक्ट में है तो क्या पक्की बात है जितना एक्सेशन प्लेटफॉर्म का होगा, क्या पक्की बात है उतना ही एक्सेशन इस ब्लॉक का होगा, एज ब्लॉक इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद दिस प्लेटफॉर्म। अब ब्लॉक यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में है, एक्सट्रीम पोजीशन में याद कर क्या एक्सेशन मैक्सिमम होता है, इट्स वैल्यूज ए ओमेगा स्क्वायर, ये सुनो। इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक्सेशन जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होता है ए ओमेगा स्क्वायर। और हमेशा ध्यान रखें सिंस फोर्स हमेशा टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, इसलिए एक्सेशन भी हमेशा टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं तो थोड़ा देखो, बोल इक्वेशन सबको क्लियर है। देख एक्सेशन किधर है ब्लॉक का, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स भी टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना, 10-10, यही ऊपर की तरफ ब्लॉक को मास इनटू एक्सेशन देगा। एक्सेशन मतलब जो एक्सेशन प्लेटफॉर्म का वही एक्सेशन ब्लॉक का, ठीक है, बिकॉज ब्लॉक इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर मैं बहुत ध्यान से सोचूं तो क्या यार n तो जीरो होने का सवाल ही नहीं है, mg प्लस दिस वैल्यू है, दिस वैल्यू विल नेवर बी जीरो। मतलब बॉटम मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे ब्लॉक विल नेवर डिटैच फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, पक्की बात। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे, देखते हैं इक्वेशन क्या मिल रही है।
तो आप ध्यान से देखें इक्विलिब्रियम पे यार फोर्सेस तो वही है कि नहीं, mg होगा, प्लेटफॉर्म का नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इक्विलिब्रियम पे याद कर नेट फोर्स 0 होता है, एक्सेशन 0, ठीक है। तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, हाँ ना बोलते रहो भाई। नेट फोर्स हो गया n माइनस एम जी, यही इसको मास इंटू एक्सेशन देगा। अब देखो जितना एक्सेशन प्लेटफॉर्म का उतना ही ब्लॉक का, प्लेटफॉर्म का 0 तो ब्लॉक का भी 0, मास इंटू एक्सेशन मतलब 0 हो गया। यहाँ पे भी यार n तो 0 होने सरा, n बराबर एम जी, तो यहाँ पे भी जो ब्लॉक है वो डिटैच नहीं कर पाएगा, एक ही पोजीशन बचती है टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट पे भी देख लेते हैं क्या है। तो टॉप मोस्ट पे आप ध्यान से देखें फोर्सेस तो वही है कि नहीं, हाँ। एक्सेशन का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, ऊपर की जगह नीचे आ गया, ठीक है। देखिए इक्वेशन में कैसे लिख रहा हूँ, तो देखो पहले बता इक्वेशन क्या सबको क्लियर है, ये तुम्हारे काम की इक्वेशन है, ये तो ऐसे टाइम पास करने के लिए इक्वेशन बता दी, तो मैं फील आ जाए कि बॉटम मोस्ट पोजीशन पे क्यों डिटैच नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे क्यों डिटैच नहीं हो रहा है, नॉर्मल एक्शन 0 होगा ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमेशा ध्यान रखें, बॉडी एसएचएम करती है तो एसएचएम में जो फोर्स है या एक्सेशन है वो हमेशा टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम होता है। तो प्लेटफॉर्म की एक्सेशन टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम है, मतलब नीचे की तरफ है, जिधर एक्सेशन उस डायरेक्शन नेट फोर्स। तो ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा, 10 माइनस 10 mg माइनस n, यही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक को मास इंटू एक्सेशन देगा। तो मास इंटू एक्सेशन, एक्सेशन कितना होगा, ए ओमेगा स्क्वायर, एक्सेशन कितना होगा, इट इज ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक्सट्रीम है ना रे, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेशन मैक्सिमम होता है, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, और जितना एक्सेशन प्लेटफॉर्म का उतना ही ब्लॉक का होगा। ब्लॉक बिकॉज ब्लॉक इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद दैट प्लेटफॉर्म, क्लियर है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अपने को ये मिल रही है, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, हाँ ये गेम आ गया दोस्त। यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 0 हो सकती है, अगर ये फैक्टर इसके बराबर हो गया या ये इसके बराबर हो गया तो n 0 हो जाएगा। मतलब क्या ब्लॉक पक्की बात है यार यहीं पे होगा, मोस्ट लाइकली टू डिटैच फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। यहां पे पक्की बात है ब्लॉक जो है कॉन्टैक्ट छोड़ सकता है, क्योंकि वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो सकता है। अब देख सवाल की लैंग्वेज थोड़ा सा पकड़ना, तो मैं थोड़ा सा फील करा देता हूं, बाकी तो सवाल एक लाइन का, उसमें कुछ है नहीं रिदम। एम्पलीट्यूड फिक्स है, एम्पलीट्यूड के साथ कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो फंडा क्या है, उसने बोला मिनिमम पीरियड कितना होगा, मतलब टाइम पीरियड के साथ यार गेम खेल रहा है। टाइम पीरियड पहले ज़्यादा था, है कि नहीं, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑस्लेशन, फिर वो कम कर रहा है, देखो जल्दी जल्दी ऑस्लेशन हो रहा है, टाइम पीरियड कम कर रहा है। कितना मिनिमम टाइम पीरियड कर रहा है सो दैट ब्लॉक जस्ट डिटैच हो जाए। ये जो इस तरह की लैंग्वेज होती है ना, इस प्रोफाइल के जो क्वेश्चन होते हैं कि यार मिनिमम कितना हो सकता है तो डिटैच ना हो, इसका मतलब ही वही होता है, कितना मिनिमम रख सकता है सो दैट बॉडी जस्ट डिटैच हो जाए। तो जस्ट डिटैच होने के लिए नॉर्मल एक्शन 0 करा दे भाई। फंडा सोच, फंडा यार क्या लग रहा है यहाँ पे, इधर देख, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, टी बराबर 2 पाई ओमेगा या ओमेगा बराबर 2 पाई डी। अब यार तुम टी को कम कर रहे हो तो ओमेगा बढ़ा रहे हो, ओमेगा बढ़ने से ये वैल्यू बढ़ते जाएगी, और जिस इंस्टेंट पे ये वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी n 0 हो जाएगा, खड़ाक ब्लॉक गया, उड़ गया। ये फंडा है, समझ में आ रहा है ना क्या फंडा है। इधर देख, टी तुम कम करोगे तो ओमेगा बढ़ते जाएगा, ओमेगा बढ़ने से ये फैक्टर बढ़ेगा, जैसे ये फैक्टर उसको बैलेंस करेगा n की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डिटैच होने की कंडीशन निकालनी, तो साहब मैं n को 0 डाल देता हूँ, ठीक है। तो mg बराबर m a ओमेगा स्क्वायर, ये फैक्टर 0 करा दे तो इसको उधर ले गया, तो mg और ये बैलेंस कर गए, क्लियर है। mm निपटा दे, ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ g बाय, टाइम पीरियड निकल आएगा t बराबर 2 पाई ओमेगा, तो 10 बिकम्स 2 पाई अपॉन ओमेगा मतलब रूट ऑफ g बाय, तो साहब टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ a बाई जी। क्या बोला, अब ये सारी वैल्यूज चिपका दे, क्या क्या वैल्यूज अपने हो गए बना। सो 2 पाई रूट ऑफ, जल्दी बोल, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, 2.5 सेंटी है, तो 2 सेंटी है, उसको मीटर में निपटा दो। जी की वैल्यू ऑफ कोर्स 10 है, तो इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ये आसान सा सवाल था जो एडवांस में पूछा था। सो प्यारे बच्चों, मूव करते हैं एक और जे एडवांस के PYQ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एडवांस में पूछा हुआ सवाल है और बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो उसने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपने को दे रखा है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये एंगल्स अपने को उसने दे रखे हैं, अल्फा है, बीटा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज L, ठीक है भाई।
और कंडीशन उसने इंटेंशनली दे रखी कि साहब बीटा इज डेफिनेटली ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा बीटा की रिलेशन क्या है साहब? अल्फा लेस देन बीटा या बीटा ग्रेटर देन अल्फा। दिया हुआ है कोलिजन जो इलास्टिक है, तो टाइम पीरियड पूछ रहा है, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पे फील कर असलियत में क्या है। जैसे मान ले एक कोई इंक्लाइंड वॉल है, कोई भी ऑब्स्टेकल है, और पेंडुलम को ना तुमने थोड़ा ज़्यादा एंगल से डिस्प्लेस करा दिया है। ये जो एंगल बीटा है वो डेफिनेटली अल्फा से बड़ा रखा गया है। देखो अगर बीटा अल्फा से छोटा होता तो यार वॉल का कोई सेंस नहीं होता है कि नहीं। इधर देख, जैसे मान ले ये एंगल कम होता तो यार ये तो यूं ऑसिलेट करते रहता, वॉल का कोई रोल ही नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट हो जाता। ठीक है, तो वॉल की यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, तो ये जाने की कोशिश करेगा बीटा तक, बट बीच में वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा वॉल से, तो ये आएगा और डेफिनेटली जब वॉल से कोलाइड करेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी रही होगी, और टक्कर दोस्त इलास्टिक है तो जितने वेलोसिटी सेट करेगा उतने से रिबाउंड करेगा और वापस आएगा, और इस तरह का मोशन चलते रहेगा। ये जो पीरियोडिक मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? अब देख, नॉर्मली अगर पूरा का पूरा चक्कर करता वो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, टक्कर ना होता तो यार सीधा सीधा ये तो एक ऑसिलेशन का टाइम हो जाता है। टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन विच इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2π√L/g। बट अभी ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेम यहाँ पे हो गया है। तो इसको ना हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक का टाइम, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम। ठीक है, देखो कैसे कैसे निकालेंगे, अप्रोच समझ। तो टाइम को साहब मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, t बराबर t1 t2। यहाँ से मान लो चला और ये हो गया एक चक्कर। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम अलग से निकालूंगा और ये टाइम अलग से निकालूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब यार यहाँ से यहाँ तक पूछे या यहाँ से यहाँ तक पूछे, ये तो t/4 होगा, है कि नहीं? इसमें अगर t1 मुझे पूछता है तो t/4 डायरेक्टली मैं t/2 छाप लूँगा। ये सुनो भाई, ये मान लो इक्विलिब्रियम हो गई, ये क्या है साहब? बॉब की इक्विलिब्रियम, और ये साहब एक्सट्रीम हो गई। एक्सट्रीम और इक्विलिब्रियम के बीच का टाइम कितना होता है? 1/4 ऑफ टी पी। तो यार यहाँ से यहाँ तक का भी t/4, यहाँ से ये तो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये जो टोटल टाइम है उसको लिखा t/4 t/2 वेयर t इज 2π√L/g। ये सुनो, सिंपल पेंडुलम याद करके हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है ना, वो दोनों होता है, लीनियर एसएम भी होता है, एंगुलर एसएम भी होता है, ऐसा है। ठीक है, और दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है 2π√L/g। तो ठीक है भाई, टी की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2π√, ठीक है भाई। तो यार एक तो हमारा t1 सॉल्व हो गया π√L/g, तो उसमें ठीक है एक पार्ट तो यार आ गया है। अब t2 से कैसे निपटे? ठीक है, तो देख t2 है यार ये टोटल टाइम, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री क्या मैं बोल सकता हूँ जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक उतने टाइम में यहाँ से तक, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। कोलिजन इनलास्टिक होता तो यार जितनी वेलोसिटी से गया उससे कम से वापस आया तो यार टाइम अलग अलग होता, आने का अलग जाने का अलग। बट यहाँ पे है नहीं, आसान सवाल कर दिया उसने टक्कर इलास्टिक बना के। ठीक है, तो मैं एक साइड का टाइम निकाल लूँगा और उसको डबल कर दूंगा तो वहाँ से टोटल टाइम आ जाएगा, और फिर दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो वहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि यार पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, ये कैसे निकालें? एक छोटी सी एनालॉजी तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, याद कर। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर जैसे लीनियर एसएम में हम लोग घुमाते हैं, अगर मान ले बॉडी इक्विलिब्रियम से शुरू होती है और मान ले मूव कर रही है लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तुम लोग क्या लिखते हो? ऐसे ही तो लिखता है, एक्स बराबर है साइन ओमेगा टी। सुनो, क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से बाय एनालॉजी एंगुलर एसएचएम में मान ले कि यार बॉडी टी बराबर 0 पे इक्विलिब्रियम से शुरू हो रही है, ठीक, और मान ले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, तो क्या हम बाय एनालॉजी उसका जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ये फंडा है भाई, ऐसे तो निकालते हैं। इधर देखो, लीनियर एसएम में जैसे घुमा देता है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर एसएम, यही तो पढ़ता रहे। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये गोल गोल, लीनियर एम्पलीट्यूड ये गोल गोल, गोल गोल मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है, बाकी सब सेम होता है। क्लियर है? तो आइडिया देख, आइडिया अप्रोच क्या है, कैसे हिट कर रहे हैं, ध्यान से सोच के बताओ
क्या यहाँ पे जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है उसको हम बीटा डालेंगे, और क्या जो टाइम निकालना है उस टाइम में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा हो गया है। पहले क्वेश्चन समझ में कैसे लिख रहा हूँ, कैसे कैसे रिलेट करके लिख रहा हूँ, ये फंडा है। एंगुलर एम्पलीट्यूड हमें पता है मैक्सिमम कितना जा रहा है, बीटा, लेकिन तुम्हें बीटा तक का समय नहीं निकालना है, तुम्हें सिर्फ अल्फा तक का है, इधर वाला या इधर वाला टाइम तो बराबर ही होगा, ठीक है। अगर इसको फ्रीली छोड़ दो तो बीटा तक जाएगा, लेकिन तुम्हें निकालना है यहाँ से अल्फा तक का टाइम। तो जिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम निकालना है उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पुट कर दो, वहां से करस्पॉन्डिंग टाइम आएगा। ध्यान समझ, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, t बराबर 0 पे यहाँ पे था, वो टाइम निकालना है जब थीटा कितना हो जाए, बोलो अल्फा। तो थीटा की जगह अल्फा और जो टोटल एंगुलर एम्पलीट्यूड है उसकी जगह मैंने बीटा डाल दिया, मैक्सिमम वो बीटा तक जा सकता है। यही से तो रेस्ट सर्विस किया है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ऐसे निकालेंगे भाई, नॉर्मली ऐसे तो निकालते हो, जैसे t बराबर 0 बॉडी यहाँ पे, मान ले x बराबर a/2 तक का टाइम निकालना है, तो ऐसे तो निकालता रहे, एम्पलीट्यूड पता है a, अब वो टाइम निकालना है जब x की वैल्यू a/2, तो उसी में x की वैल्यू छाप दे a/2, करस्पॉन्डिंग टाइम निकल आएगा। वही अप्रोच है, क्लियर है। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू डाल दे। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में क्या रिलेशन, ओमेगा बराबर 2π/t। क्या बोला, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, ओमेगा ये 2π/t चिपका दिया, यहाँ पे t क्या है, तो t वही टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2/√L/g। तो देखो इट इज 2π√L/g, बाकी सब एसिड है कि नहीं, 1/2π एसिड है, टी की जगह डाल दिया 2π√L/g, 2π निपट गया। तो यार ये जो टाइम आया है, ये कौन सा टाइम आया है, ये टाइम आया है पेंडुलम को इक्विलिब्रियम से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा तक जाने का टाइम। क्या जितने टाइम में आएगा उतने ही टाइम में जाएगा, सिमेट्री है एसएचएम में, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ उतने टाइम में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, t1 तो आ चुका था यार, t2 को क्या मैं लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, साइन इनवर्स है, क्या है, अल्फा/बीटा, दिस इज साइन इनवर्स, ठीक है, क्लियर है। तो t2 को क्या मैं लिखूंगा, इसका डबल, ये सुनो, क्योंकि जितने टाइम में आया उतने टाइम में गया भी, टोटल टाइम निकाला ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक का और यहाँ से वापस से वहीं तक का। तो ये और ये वाला हम लोग निकाल चुके हैं t1, है कि नहीं, बस ये और ये और चाहिए, तो एक साइड का टाइम निकाला, डबल कर दिया, तो t2 की वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ दिस t, कितना, कुछ नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दे, मतलब 2√L/g साइन इनवर्स जो भी है। अब ये दोनों टाइम जोड़ दे, वहाँ से टोटल टाइम का आंसर आएगा। क्या बोला, तो देखो वैल्यू डाल रहा हूँ, इधर देख, t बराबर t1 + t2, बोलो t1 कितना निकाला है, तो t1 आया था π√, बोलो t2 कितना आया, ट्वाइस √L/g साइन इनवर्स अल्फा/बीटा, क्लियर है, ठीक है। इन दोनों में से 2√L/g बाहर निकाल, इट बिकम्स π/2 प्लस, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, क्या बोला, 2√L/g, मल्टीप्लाई करके देख ले, 2 उड़ जाएगा, वही आएगा, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करके देख ले, सेम आएगा, ऐसा है। अब तुम लोग ऑप्शन देख पा रहे हो, उसने इस फॉर्मेट में ना लिख के कॉस की फॉर्मेट में लिख दिया है। थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन जो बी आपको दिख रहा है वो इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, ध्यान से देख, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी यार इसी फॉर्मेट में उसने लिख दिया है, 2√L/g π/2 साइन इनवर्स ऑफ अल्फा/बीटा। दूसरा जो ऑप्शन है वो कॉस की फॉर्मेट में लिख रहा है, पहले इसको छाप लें। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन उसने दे रखा है ना, उसने उसको कॉस इनवर्स की फॉर्म में दे रखा है। अब साइन है, उसको कॉस की फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फंडे लगेंगे। तो देखो तुम लोग साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनमें क्या रिलेशन पढ़ते हो, ठीक है, इधर देख, तो साहब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कोई शंका नहीं, सबको पता है, क्लियर है। तो क्या मैं साइन इनवर्स एक्स को साहब रिप्लेस करा सकता हूँ, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी साइन इनवर्स की जगह यहाँ छाप देता हूँ। तो क्या इस एक्सप्रेशन को साहब हम ऐसे भी ले सकते हैं,
π/2 एज इट इज है, बस साइन इनवर्स की जगह साहब मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स डाल देता हूँ, किसी कोई शंका नहीं। क्या बोला? π/2 एज इट इज है, साइन इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब जो भी है। तो π/2 साहब कितना हो जाएगा बोलो यहाँ तक? ठीक है, कोई शंका नहीं, क्योंकि देख एडवांस के जो सवाल होते हैं उसमें फिजिक्स के अलावा अच्छी खासी मैथ्स, मतलब अंदर घुस के, मतलब डेप्थ में मैथ्स का भी यूज़ होता है। तो इस सवाल में मतलब फिजिक्स का टेस्ट कम है, मैथ्स का तुम्हारा टेस्ट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मैथ्स से थोड़े से फंडे लग रहे हैं। तो ये सब पाई माइनस कॉस इनवर्स ये फैक्टर है। अब ध्यान से देख, इस फॉर्मेट में भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, उसने ऑप्शन कॉस इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में दे रखा है। तो सोच के बता, क्या तुम लोग केमिस्ट्री, तुम लोग मैथ्स में पढ़े होगे कि यार पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स? क्या बोला? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस। ठीक है, तो देखो क्या है, क्यों है, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को ब्रीफ भी कर देता हूँ। देखो जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है, ठीक, थीटा को लिख सकता है कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस थीटा एक्स है कि नहीं? तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। पूरा मैथमेटिकली प्रूव करके बता रहा हूँ, ठीक है, हवा हवाई बातें नहीं। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या तुम लोग पढ़ते हो? माइनस कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, उल्टा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ पहले है ना, बाद में छापा है। तो देखो कि साहब कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस, अब देखो कॉस थीटा कितना है? एक्स, तो ठीक है भाई, कॉस थीटा की एक्स डाल दिए, क्लियर है। तो पाई माइनस थीटा को क्या मैं ले सकता हूँ? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। हाँ ना, बोलते रहो। क्या बोला? पाई माइनस थीटा क्या हो गया है? कॉस इधर चिपका दिया, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो गया, क्लियर है। अच्छा, जहाँ पे थीटा दिख रहा है उसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स डाल दे, हो गया प्रूफ। क्या बोला? हेंस यहीं से हम प्रूव कर सकते हैं क्या कि साहब पाई माइनस कॉस इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स, पहले समझ क्या किया इधर देख, तो पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब कॉस इनवर्स एक्स डाल दिया, बराबर, ये तो ऐसा है, वही मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि साहब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? कॉस इनवर्स माइनस एक्स के, वही यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया, फिजिक्स के अलावा मैथ्स का भी डेरिवेशन घुमा दिया, ठीक है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी जगह क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो तुम्हारा ना एक और ऑप्शन ये हो जाएगा 2√L/g, और दिस बिकम्स कॉस इनवर्स माइनस, माइनस मतलब ये वाला, माइनस ऑफ एक्स मतलब ये। अब ऑप्शन देख, तो यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो यार बी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, और दूसरा ये डी बी है। ये आसान सा सवाल था जो जे एडवांस में पूछा था, मल्टीपल है ना रे, जे एडवांस में इसी प्रोफाइल के तो सवाल बनते हैं, मोर देन वन में बी करेक्ट। तो ऐसे सवालों में ना फिजिक्स के अलावा मैथ्स भी थोड़ा सा घुमा देता है, छापते चलो जी साहब। तो अब हम लोग अटैक करेंगे कुछ एंगुलर एसटीएम के धुआंधार प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। जैसे सवाल नंबर 9 हो गया, जैसे सवाल नंबर 11 हो गया, जैसे सवाल नंबर 12 हो गया, कुछ एंगुलर एसटीएम के सुपर अमेजिंग एप्लीकेशंस। तो सवाल नंबर साहब 9th में पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th में बहुत आसान सा सवाल है, इधर देख, एक साहब रॉड है, पाइवोटेड है फ्रॉम इट्स टॉप एंड, ठीक है। यहाँ से साहब दो स्प्रिंग्स लोअर एंड से इस तरह से उसने अटैच कर दिए, दोनों के दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के कुछ गिवन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे साहब दोनों के दोनों इनिशियली अपने नेचुरल लेंथ में थी, नॉर्मल लेंथ में थी, रिलैक्स पोजीशन में थी, जैसे तुम लोग रिलैक्स पोजीशन में हो कोई टेंशन नहीं है, कूल ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा सिस्टम है और ऑफ कोर्स वर्टिकल प्लेन में है। कई सारे सवाल पे आते हैं, क्या पूछा? फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास स्मॉल ऑसिलेशन। थोड़ा मोशन यहाँ पे समझ, ऐसा रॉड है, ऐसा रॉड है, एक स्प्रिंग यहाँ पे, दूसरा, और यहाँ से उसने फिक्स कर दिया है, क्या बोला? यहाँ से उसको हिंज कर दिया, सो दैट रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन अ वर्टिकल प्लेन लाइक दिस, ठीक है। अब क्या कर रहा है? उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ रहा है, तो प्रूव करना है इसका मोशन एंगुलर एसटीएम होगा। अब ये लीनियर नहीं है रे, जहाँ पे रिजिड बॉडी सिस्टम आ जाए, मतलब समझ जा पक्की बात है, वो वहाँ पे एंगुलर एसटीएम का एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो लीनियर एसटीएम होता है उसमें पार्टिकल का मोशन डील करते हैं, एंगुलर एसटीएम जनरली डिस्कस ओनली फॉर रिजिड बॉडी सिस्टम विच कैन रोटेट अबाउट सम फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो ठीक है भाई, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। अब साहब रॉड को मैं ले गया एक जनरल पोजीशन में, यहाँ पे ना इस रॉड पे सब लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क देखेंगे। बिल्कुल एनालॉजी है, जैसे लीनियर सिस्टम में फोर्स देखते थे, एक्स के प्रोपोर्शन प्रूव करते थे, यहाँ पे टॉर्क देखेंगे, वो थीटा के प्रोपोर्शन प्रूव करेंगे, तो एंगुलर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, दिस द आइडिया, दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुनने से। मैंने साहब थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा डिस्कस किया। देखो इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो मोशन एंगुलर सिस्टम नहीं होगा। तुम सोचो साहब यूं यूं करके गया, यूं यूं करके गया ऐसे थोड़ी होगा रे थोड़ा थोड़ा होगा रे। मतलब थ्रू आउट दीज ऑसिलेशन स्प्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, स्प्रिंग टिल्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, रैंडम मोशन हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो खच 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 छोटा छोटा है, इधर देख ऐसा है, छोटू 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 यूं यूं करता है, ये है। अब देख ध्यान से, जैसे ही आपने डिस्कस कराया क्या इस स्प्रिंग में एक्स अमाउंट ऑफ कंप्रेशन हुई, उल्टा क्या ये स्प्रिंग उतनी अमाउंट से लेकिन एक्सपैंड हो गई, ये फंडा है। तो यार ये जनरल पोजीशन है, तो इस जनरल पोजीशन में जल्दी से बता दो मुझे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। ऑफ कोर्स ग्रेविटी तो लगेगी यार सेंटर ऑफ मास से, है कि नहीं। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, ये उसकी जनरल पोजीशन है। ये क्या है साहब, अब ध्यान से सोच के बताओ यार, क्या ये भी स्प्रिंग के एक्स लगा रही होगी और क्या उतना ही फोर्स ये भी स्प्रिंग लगा रही होगी। फील कर, प्योर फील है। दिस स्प्रिंग इज इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, इट विल एक्सर्ट पुशिंग फोर्स के डेल्टा एल, तो के आर दोनों का बराबर है और डेल्टा एल भी क्या दोनों का बराबर है। इसमें एक्स अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, इसमें उतना ही अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन, तो दोनों का के सेम डेल्टा एल सेम, इसलिए दोनों का फोर्स सेम। डायरेक्शन बस पकड़ना है अपने को, ठीक है। ये सब इसमें कंप्रेशन है, पुशिंग फोर्स लगा रही होगी, इसमें क्या है एक्सपेंशन खींच रहा होगा, पुलिंग फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, अब देखो तो सब एंगुलर सिस्टम में हम जनरल पोजीशन में नेट एक्सटर्नल टॉर्क देखते हैं। ठीक है, अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन, दिस इज दैट एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो सब टॉर्क देख रहे हैं अबाउट हो, किसके अबाउट देख रहे हैं साहब, ठीक है, एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, हाँ अब देखो ध्यान से, टॉर्क मैंने कैसे लिखा है। पहले थोड़ा सा फील कर, क्या दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं दे आर अप्लाइंग टॉर्क इन द सेम डायरेक्शन। थोड़ा सा फील ले, जैसे सोच ये रॉड और तुमने एम जी इधर लगाया, तो क्या इस एम जी की वजह से रॉड इक्विलिब्रियम की तरफ ही रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। और जैसे स्प्रिंग का जो फोर्स है, इसका के एक्स इसका एक्स मतलब 2kx हो गया। सोच के बता, रॉड ऐसा और तुमने सब फोर्स ऐसे लगाया, ये फंडा है। इसलिए मैंने दोनों के टॉर्क को जोड़ दिया। ऑपोजिट होते तो घटा देते, वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई। तो एम जी भी इधर घुमा रहा है और जो के एक्स है वो भी उधर ही घुमा रहा है, इसलिए मैंने दोनों टॉर्क को जोड़ा। जोड़ा क्यों, ये फंडा क्लियर है। अब कितना कितना टॉर्क लिया वो सुन। पहले एम जी पे अटैक करते हैं, तो फोर्स हो गया एम जी। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी का देखो, ध्यान से देखें। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी का उसी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यही तो होगा रे। अब ये सेंटर ऑफ मास है मतलब L/2, ध्यान से देखें, ये थीटा तो क्या ये भी तो थीटा है रे। L/2 का ये कॉस थीटा और ये क्या होगा L/2 का साइन थीटा है। इसको पकड़ ध्यान से, क्या बोला, L/2 का थीटा का डायरेक्शन में ये कॉस और परपेंडिकुलर में ये वाला मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का एक्सेस ऑफ रोटेशन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना डाल दिया, क्लियर है, अच्छी बात। अब आते हैं स्प्रिंग फोर्स, वो कितना टॉर्क दे रहा है। तो भाई साहब फोर्स हो गया कितना बोलो, kx प्लस kx 2kx, मैंने एक साथ चिपका दिया। अब ध्यान से देखो, ये देखिए देख, स्प्रिंग भाई साहब थ्रू आउट इट्स जर्नी हॉरिजॉन्टल में रहेगी, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इस लाइन का इस ओ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो यार L ही है। ये सुनो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, फोर्स तो हो गया 2kx, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो L ही दिख रहा, तो मैंने L चिपका दिया, क्लियर है। जोड़ा क्यों, समझ में आ गया दोनों का, क्योंकि एम जी भी इधर घुमा रहा है, के एक्स भी ऑफकोर्स इधर ही घुमाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, नो डाउट यार एक्सेस से नॉर्मल रिएक्शन भी पास करेगा, है कि नहीं, बट ये फोर्स कोई टॉर्क नहीं दे पाएगा एज इट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट हो। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन का जैसे एक्सेस के अबाउट हिंज होगा ना, तो हिंज भी तो कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, बट वो फोकट होता है एज इट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, क्लियर है। अब थीटा हम लोग मान के चलते हैं टू बी वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा चिपका दें,
अच्छा बचा इसमें x, तो अब देखो x कैसे निकालोगे, एवरीवन सी दिस, ये करीब करीब इसको तुम डील कर सकते हो लाइक एन आर्क, और ये आर्क लिखोगे एंगल इनटू रेडियस, ये फंडा है। तो देखो x मैं कैसे लिख रहा हूँ, x x x, समझ ध्यान से, x को मैंने कैसे उड़ाया, इधर देख, तो x है साहब करीब करीब आर्क की फॉर्म में, ये आर्क होगा, ये एंगल थीटा और ये रेडियस l, ये फंडा है, x बराबर थीटा इंटू l। अब इसको साथ थोड़ा सा देखो, बस 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 बजे गए बैंड बाजे। जैसे लीनियर एसएम में हम f प्रोपोर्शनल टू x देखते हैं, एंगुलर में टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा देखता है, तो जनरल पोजिशन में जो टॉर्क है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये टॉर्क डेफिनेटली रीस्टोर है, दिस टॉर्क विल डेफिनेटली रीस्टोर दिस रॉड बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड देयरफॉर हेंस मोशन इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब रहा सवाल टाइम पीरियड का, तो याद कर लीनियर एसएम में क्या लिखता था, 2 पाई रूट ऑफ m बाई के, एंगुलर एसएम में क्या लिखते हैं, 2 पाई रूट ऑफ i बाई के, ये थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे मास आता था, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के क्या है, वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट, मतलब के इज कोफिशिएंट ऑफ थीटा इन द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, ये फंडा है। आई जो सिस्टम घूम रहा है और जिस एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, उस एक्सेस के अबाउट उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे रॉड का साहब एम आई आएगा अबाउट दिस एक्सेस, और रॉड का ये एक्सेस ध्यान से देखें, क्या दिस एक्सेस इज पासिंग थ्रू वन एंड एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ, जिसके अबाउट रॉड का एम आई होता है ml²/3, रॉड का इस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट, ठीक है। एम आई कितना है, ml²/3, ये फर्स्ट केस हो गया। तो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ इधर देख, तो आई साहब डालोगे ml²/3, ठीक, और के टॉर्सनल कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ थीटा इन द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क के एक्सप्रेशन में थीटा का जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पे के है, वहाँ पे देखता था फोर्स के इक्वेशन में एक्स कोफिशिएंट, बिल्कुल एनालॉजी है, वहाँ पे फोर्स, यहाँ पे टॉर्क, वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे गोलू 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 होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो के की वैल्यू में साहब ये चिपका रहा हूँ mg/2 एंड, ठीक है। अच्छा सवाल तुम लोग पढ़ पा रहे हो, तो उसमें उसने पूछा फ्रीक्वेंसी, पलट दे इसको, फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ता है तो देख, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे, इसी को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, दिस इज अवर फाइनल आंसर, क्लियर है, छापते चलें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करते हैं एक और धमाकेदार सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से फील करें असली तुम्हें सवाल में चल क्या रहा है। एक बेसिकली रॉड है, इसको एक एंड से पाइवोट कर दिया है, हिंज कर दिया है, सो दैट दिस रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस लाइक दिस इन अ वर्टिकल प्लेन। इनिशियली पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टली है ना, इस तरह से रॉड हॉरिजॉन्टल इस तरह से, ठीक है, और उसको इस एक्सिस के अबाउट हिंज कर रखा है, क्लियर है। अच्छा इसके दूसरे एंड को उसने स्प्रिंग से अटैच कर रखा है। इनिशियली पूरा का पूरा सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब इसको क्या कर रहा है यार, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ रहा है, स्लाइटली, इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रिलीज। तो पता है मोशन कैसे होगा, ये होगा, इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम अबाउट दिस एक्सेस, इस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट ना रॉड यूं करेगा, ये फंडा है। तो हमें प्रूव करना है यार इसका मोशन एंगुलर शेम होगा और बताना है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, 2 लाइन का सवाल। और ये देखते हैं, इक्विलिब्रियम में अगर आप ध्यान से सोचे हैं तो क्या पक्की बात है स्प्रिंग में कुछ ना कुछ कंप्रेशन रहा होगा, तभी ये संभाल पाएगा, अदरवाइज ये डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी इक्विलिब्रियम। सोचे बता, इधर देख भाई साहब, सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटी लगेगा, तो यार ग्रेविटी इसको घुमा देगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है, तो ग्रेविटी इसको घुमा देगा। अगर तुम बोलते हो यार यहाँ पे ये स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में है, तो यार एक ही फोर्स लग गया ये तो घूम जाएगा, बट हमें पता है कि इनिशियली पूरा का पूरा जो इंटायर सिस्टम है रॉड का, ये इक्विलिब्रियम में है, रॉड का जो सिस्टम है वो सब इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है। और
इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या ग्रेविटी की वजह से जितना टॉर्क इधर, हाँ, क्या उतना ही स्प्रिंग फोर्स की वजह से इधर होना चाहिए, तभी तो नेट टॉर्क जीरो होगा, तभी तो सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां से हमें क्लिक किया कि यार देयर मस्ट बी सम कंप्रेशन डेल्टा एल इन द स्प्रिंग इन दिस सिचुएशन। एक्सपेंशन नहीं, कंप्रेशन होनी चाहिए। कंप्रेशन होगी तभी तो यार स्प्रिंग यहां पे ना पुशिंग फोर्स लगाएगी इस तरह से, और ग्रेविटी की वजह से जितना है इधर टॉर्क उतना ही क्या स्प्रिंग फोर्स के डेल्टा एल की वजह से इधर टॉर्क, ये फंडा है। ठीक है, तो पहले मैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख रहा हूं। ठीक है, पेशेंस समझा, आसान सवाल है। ठीक है, एक एक स्टेप बस समझते चले। इधर देख, नेट टॉर्क जीरो, और सारा कार्यक्रम हो रहा है अबाउट ओ, ऑफ कोर्स किस पॉइंट के अबाउट, तो देखो ओ पॉइंट के अबाउट। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, पहली क्वेश्चन क्लियर। देख ओ पॉइंट के अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क कितना है, इधर देख, तो फोर्स हो गया एम जी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, L/2। कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं, क्लियर। अब आ जाए स्प्रिंग फोर्स की वजह से, तो यार स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग इज इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, पुशिंग फोर्स लगा रहा है के डेल्टा का, तो फोर्स हो गया, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रॉड का पूरा लेंथ, L निपटा दे। तो यहाँ से साहब हमने के डेल्टा निकाल दिया, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। अब साहब हम रॉड को जनरल पोर्शन में डील करेंगे, वहाँ पे टॉर्क निकालेंगे, उस टॉर्क को देखेंगे कैसे प्रोपोर्शनल है थीटा के। ठीक है, आओ देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। वेट 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 वेट, अब मैं साहब इसको क्या है यहां पे ले गया। उतना ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता नहीं रे, बहुत छोटा है, तो मैं फील आ जाए इसलिए इतना बड़ा बना रहा हूं। ठीक, इधर देख, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। अब हम प्रूव करेंगे यूं, इस तरह से एंगुलर एसएम होगा। ठीक है, तो यार इस जनरल पोजीशन में इसी ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकाल लो, और उस टॉर्क को प्रूव कर दो कि यार इस थीटा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखो अब फोर्सेस तो वही होंगे, कौन कौन से बोलो। एक तो यार ग्रेविटी लग रही होगी ऑफ कोर्स, है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास से। अब देखो दूसरा स्प्रिंग फोर्स, इसको अच्छे से यार पकड़ना है। मैं मान लेता हूं साहब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देखो बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, ये ऐसे आर्क में नहीं जाएगा कि यूं गया फिर यूं गया, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशंस हो जाएंगे। ठीक है, हमें मान के चलना है यार स्प्रिंग ऑलमोस्ट इस वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग ही रह रहा है, इस तरह से यूं। तो बहुत छोटा, तो मैं समझाने के इतना बड़ा दिखा रहा हूं। अब सोच के बता, मान ले यार ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मान लेते हैं कुछ x है, तो क्या मैं बोलूंगा इस सिचुएशन में जो अमाउंट ऑफ कंप्रेशन बचेगा वो क्या डेल्टा एल माइनस एक्स होगा। ये समझने का पॉइंट है। डेल्टा एल प्लस एक्स नहीं हुआ, उल्टा हो गया रे, डेल्टा एल माइनस एक्स। देखो स्प्रिंग यार यहां पे होता, स्प्रिंग टोटल यहां से लेके यहां तक का होता, ये है उसकी नॉर्मल लेंथ। इनिशियली कितना कंप्रेशन था, ये डेल्टा एल, तुमने इसको एक्स और ऊपर खींच दिया, तो एक्सपेंशन है कंप्रेशन, वो तो नॉर्मल लेंथ से देखेगा रे, है कि नहीं। तो नॉर्मल लेंथ तो यहां पे रे, तो ये पूरा डेल्टा एल, उसमें से एक्स हटा दे, तो अभी कितना कंप्रेशन बचा, अभी डेल्टा एल माइनस एक्स बचा। लेकिन जो भी है कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब पक्की बात है क्या, जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो लगेगा के डेल्टा एल माइनस एक्स, और उसकी डायरेक्शन होगी ये पहले समझ ध्यान से। mg तो ठीक है भाई, ग्रेविटी से लगी रही है ना, मतलब mg जो है सेंटर ऑफ मास से लग रही है। स्प्रिंग फोर्स कितना लगा, वो किधर लगा, ये पकड़ना है। तो स्प्रिंग फोर्स के डेल्टा एल, अब डेल्टा एल देखो क्या है, ये डेल्टा एल था, एक्स हटा दे तो कितना कंप्रेशन बचा, अब कंप्रेशन है तो अभी भी यार स्प्रिंग इस पे पुशिंग फोर्स लगाएगी, तो इतना लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, ये समझ में आ गया। अब देखो नेट टॉर्क में कैसे लिख रहा हूं, है ना, तो देखो ये क्वेश्चन बस समझ ले, सोच लो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। ठीक है, इधर देख, तो भाई जनरल पोजीशन में देखो mg कितना टॉर्क देगा, जल्दी बता। फोर्स हो गया mg, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सोच के बताइए L/2 का ये कॉस थीटा, ये सुनो L/2 का थीटा का डायरेक्शन कॉस थीटा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब आते हैं स्प्रिंग फोर्स, तो यार स्प्रिंग फोर्स कितना है, ठीक है भाई, के डेल्टा एल माइनस एक्स। अब इसका देखो आर परपेंडिकुलर कैसे देखा, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स,
इसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यार एल का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट एल कॉस थीटा। ठीक है, देख ये रहा स्प्रिंग फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यार ये पूरा एल है, एल का थीटा का डायरेक्शन में ये कितना होगा, एल कॉस थीटा। क्लियर है। अब सोचो मैंने दोनों टॉर्च को घटाया क्यों है, तो थोड़ा सा फील लें। ग्रेविटी क्या इधर घुमा रहा है, उल्टा। स्प्रिंग फोर्स तो यार पुशिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग पुश कर रहा है तो ये तो इधर घुमा देगा, लेकिन घूमना है इसको वापस से इक्विलिब्रियम, ये है इक्विलिब्रियम, और ये तो साहब जनरल पोजीशन हो गई है कि नहीं। स्प्रिंग फोर्स उल्टा घुमा रहा है, mg इधर घुमा रहा है, तो mg का टॉर्क माइनस स्प्रिंग का टॉर्क, इसलिए मैंने माइनस किया क्योंकि बोथ द टॉर्क्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इतनी बात क्लियर है। अब थीटा बहुत छोटा है रे, तो मैं समझाने के कितना बनाया, पर है बहुत छोटा है। थीटा छोटा होता तो साइन थीटा थीटा, लेकिन कॉस थीटा 1 हो जाता है। तो देखो इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। देख थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा मैंने 1 चिपका दिया। क्लियर है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा खोलते हैं और थोड़ा सा तोड़ते हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। क्या बोला, माइनस के डेल्टा एल इंटू एल, और ये माइनस माइनस प्लस के एक्स इंटू एल। अब देखो, अब हम लोग यूज करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज के डेल्टा एल बराबर mg/2। तो जहां पे ना के डेल्टा एल आपको दिख रहा है उसकी जगह आप mg/2 चिपका दें। के डेल्टा एल की जगह क्या शब्द दिया, mg/2, है कि नहीं। तो यार ये mg/2l, ये mg/2l उड़ जाएगा, तो टॉर्क यार कितना आ गया। अब देखो के एल इंटू एक्स आया। अब देखो एक्स यार ध्यान से देखो, क्या यहाँ से यहाँ तक का यही तो है डिस्टेंस एक्स, ये ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब मान सकते हो लाइक एन आर्क, और आर्क क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस। तो देखो एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, हाँ ये फंडा है, एक्स है आर्क बराबर एंगल मतलब थीटा इंटू रेडियस कितना, रॉड का लेंथ। तो एक्स की जगह मैंने छाप दिया यहाँ पे एल इंटू थीटा, ये तो वैसे ही उड़ गए, हो गया। तो क्या ध्यान से देखें, रॉड पे जनरल पोजीशन में लगने वाला टॉर्क क्या रॉड के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। क्या ये टॉर्क रीस्टोरिंग है, इज दिस टॉर्क डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऑफ कोर्स देखो mg का टॉर्क ज्यादा माइनस स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क कम, तो जिधर बड़ा वाला टॉर्क उसी डायरेक्शन में टॉर्क होगा, मतलब पक्की बात है टॉर्क इज रीस्टोरिंग। हैंस मोशन इज एंगुलर एक्शन, हैंस एंड टाइम पीरियड हम लोग पढ़ते ही हैं क्या, 2π√i/k। व्हाट इज आई, आई उस सिस्टम का mi जो कि रोटेट कर रहा है। तो यार यहाँ पे रॉड का mi आएगा अबाउट दिस एक्सिस विच इज ऑफ कोर्स ml²/3। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ, एक एंड और नॉर्मल टू इट्स लेंथ के अबाउट, पहली एक्सिस है ml²/3। और के क्या होगा, टॉर्सनल कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ थीटा इन द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। तो साहब टॉर्क की एक्सप्रेशन में थीटा का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, बोलो। क्लियर है। अच्छा सवाल पढ़ पा रहे हो, तो उसने पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यार टाइम पीरियड पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकता है, ओमेगा बराबर 2π/t, टी निकाल के यहाँ पे चिपका दे। इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करके देखेगा ना, हाँ ये छोटा सवाल था। क्लियर है। सो प्यारे बच्चों हम लोग मूव करते हैं आखिरी और एक धुआंधार सवाल की तरफ। ये भी एक्चुअली जेईई एडवांस का PYQ है, एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, राइट, जिसमें SHM को रोलिंग से रिलेट कर दिया है। SHM में रोलिंग के फंडे लगा दिए हैं। धुआंधार सवाल है, 2 लाइन का सवाल है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर, एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, मिक्स कॉम्बो है, SHM प्लस रोलिंग मोशन। दिया हुआ है, मान लो एक सिलेंडर है, मास एम रेडियस आर का, उसके सेंटर ऑफ मास से एक स्प्रिंग अटैच कर दी है। स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वॉल से फिक्स है, एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम। क्लियर है। नीचे वाला जो सरफेस है अच्छा खासा फ्रिक्शन है टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ स्लिपिंग, मतलब जो सिलेंडर है वो रोल करेगा विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग के फंडे लगेंगे, ठीक है।
बाकी डेटा गिवन है, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है। सवाल उसने पूछा कि साहब इसको थोड़ा सा रिलीज, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज कर देते हैं, बता टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। पहले थोड़ा सा मोशन फील करें, असली तो मोशन कैसे होगा। एवरीवन सी दिस, ये सिलेंडर है इस तरह से, ये मान लिया सिलेंडर है, इसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ से अटैच कर दिया है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, छोड़, तो कैसा मोशन होगा, ये देख रोलिंग करेगा रे ये एवरीवन सी दिस, इधर देख, यहाँ से जैसे मान लो यहाँ पे डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो ये देख, ये रुका, फिर ये ये मोशन हो रहा है, ये इस तरह से। मतलब ध्यान से देखें, इसका जो सेंटर ऑफ मास है चुपचाप लीनियर एक्शन कर रहा है, सीएम के अबाउट पूरी बॉडी रोटेट भी कर रही है, ये फंडा है जी सर। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें हम लोग, लेट्स से दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे स्प्रिंग्स आप नॉर्मल लेंथ में रिलैक्स है, जैसे हम लोग रिलैक्स हो, ठीक है। अब साहब इसको एक जनरल पोजीशन बनाते हैं, क्या बोला, दिस इज लेट्स से जनरल पोजीशन। लेट्स से सेंटर ऑफ मास का साहब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो x है, ठीक है। जनरल पोजीशन मुझे ये बताओ यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे, क्या क्या एक्सेशंस होंगे, किन किन डायरेक्शंस में होंगे, ठीक है। तो देखो mg होगा, नॉर्मल हो गया, फोकट के फोर्सेस हो गए भाई, है कि नहीं। वर्टिकल में वैसे भी कोई मोशन नहीं है। अब काम के फोर्सेस देखते हैं। देखो स्प्रिंग हियर इज इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन, इट विल एक्सर्ट पुशिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के डेल्टा एल के मतलब के डेल्टा एल अमाउंट ऑफ कंप्रेशन विच इज x, ठीक है। स्प्रिंग है कंप्रेशन में, इसलिए पुशिंग फोर्स लगा रहा है। इसके अलावा रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि बॉडी रफ सरफेस रोल कर रही है। सरफेस कैसा है, स्मूथ थोड़ी है, ये कैसा है, रफ सरफेस, रोलिंग मोशन होगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। अब रोलिंग फ्रिक्शन की सोच के बता डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो रोलिंग फ्रिक्शन साहब क्या मैं बोल सकता हूँ, कुछ इस तरह से लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसा लगेगा। और जैसे इसको छोड़ेगा ना, तो इसके पास ना दो एक्सेशन होंगे, एक सेंटर ऑफ मास का ऑफ कोर्स लीनियर एक्सेशन होगा, और सिंस रोलिंग मोशन है एंड दैट टू बी नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या इस डायरेक्शन में एक एंगुलर एक्सेशन अल्फा भी मिलेगा। भाई साहब ऐसे तो मोशन होगा, इधर देख, ये ए और ये साहब अल्फा होना चाहिए, तभी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अंदर ट्रांसलेशन की वजह से लीनियर एक्सेशन, रोटेशन की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेशन, दोनों एक्सेशन बराबर हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पर जाएगा, ये फंडा है। तो हमें पता है कि यार ए इधर होना चाहिए, अल्फा इधर होना चाहिए, और अल्फा इधर होने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन पीछे होना चाहिए। रोलिंग फ्रिक्शन इधर होगा तभी तो वो इधर घुमाएगा, इधर लगा दिया उल्टा नहीं हो जाएगा, वायलेट कर जाएगा रे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि एफ आर इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, क्लियर है, ये फंडा है। एफ आर इधर होगा तभी ये इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में अल्फा मिलेगा, और फिर ये ए ये अल्फा, इनमें ये रिलेशन हो जाएगा, क्या, ए बराबर आर अल्फा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन कैसे कैसे लिख रहे हैं, तो सब लोग थोड़ा सा फील करें। बोल पहली इक्वेशन सबको क्लियर, ट्रांसलेशन मोशन की लिख दी। ट्रांसलेशन मोशन के लिए एफ बराबर एम ए, ध्यान से देखें, क्या जिधर एक्सेशन है उस डायरेक्शन नेट फोर्स, तो इधर लग रहा है के एक्स, इधर लग रहा है एफ आर, नेट फोर्स इधर कितना हो गया, के एक्स माइनस एफ आर, ये इस डायरेक्शन में सिलेंडर को मास इंटू एक्सेशन देगा, तो के एक्स माइनस एफ आर विल प्रोवाइड मास इंटू एक्सेशन। अब आते हैं इसके रोटेशनल मोशन पे, ठीक है, ये तो ट्रांसलेशन मोशन हो गया। रोटेशन मोशन में आप क्या करेंगे, देखो अलग से मैं एक बीडी खींच देता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से फील कर पाओगे कि यार कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, है कि नहीं, किन किन डायरेक्शंस लग रहे हैं, कौन कौन से टॉर्क्स फोर्सेस दे पाएंगे, कौन कौन से फोर्सेस टॉर्क नहीं दे पाएंगे। ध्यान से देखें, एबीडी क्लियर है। अबाउट सेंटर ऑफ मास, किसके अबाउट टॉर्क देखेंगे भाई, अबाउट सेंटर ऑफ मास। जैसे ट्रांसलेशन में एफ बराबर एम ए घुमाया, वैसे ही रोटेशन में टाउ बराबर है अल्फा। अब ध्यान से देखेंगे यार, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एन फोकट हो जाएगा, एम जी फोकट हो जाएगा, इवन के एक्स भी फोकट हो जाएगा। यस नो, एज ऑल दीज थ्री फोर्सेस दे आर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड देयरफॉर दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क अबाउट सी एम। सेंटर ऑफ मास से पास कर गया, ये भी सीएम, ये भी सीएम से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, ठीक है, फोर्स का सीएम से नॉर्मल डिस्टेंस ले दे के एक ही फोर्स बचेगा जो कि टॉर्क देगा। तो साहब सिर्फ और सिर्फ एफ आर ही इकलौता फोर्स है। बोल सेकंड इक्वेशन क्लियर। तो एफ आर का टॉर्क कितना, फोर्स इंटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतना जितना कि सिलेंडर का रेडियस है, एंड दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। क्लियर। अब देख वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज, एवरीवन सी दिस, आई कितना डालेगा, अल्फा कितना डालेगा, आई। अब देखो सिलेंडर है यार, सिलेंडर का एम आई अबाउट सी एम एंड पैरेलल टू लेंथ, एम आई इज एम आर स्क्वायर बाई 2। सॉलिड सिलेंडर का एम आई उतना ही जितना कि डिस्क का, हॉलो का उतना ही जितना कि रिंग का। ये सुनो,
सॉलिड सिलेंडर का एम आई अबाउट सी एम एंड पैरेलल टू स्ट्रेंथ। तो साहब एम आई हम छापेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2, और यार रोलिंग के लिए अल्फा क्या मैं चिपका सकता हूँ, हाँ ना बोलते रहो, अरे भाई यही तो है, सेंटर ऑफ मास का ए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा, रिलेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म रोलिंग में वी बराबर आर ओमेगा, नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग में ए बराबर आर अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा, ए बाई आर, अल्फा यहाँ से कितना डाल दिया, तो ये कंडीशन है, आर आर ये सामने बढ़ जाएगा। तो साहब सेकंड इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। बस लॉजिक इतना ही है, रेस्ट से सिंपल कैलकुलेशन। इधर देख, तो एफ आर की वैल्यू सब मैं इसी में डाल रहा हूँ, इधर देख, तो के एक्स माइनस एम ए बाई 2 बराबर एम ए प्लस एम ए बाई 2 बराबर के एक्स, 3/2 एम ए बराबर, क्लियर है। तो एक्सेशन साहब आ गया 2/3 के एक्स बाय, हाँ ना बोलते रहो, 2/3 के एक्स अपॉन एम, एक्सेशन आ गया, फोर्स नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो जनरल पोजीशन में साहब सिलेंडर पे क्या हम लिखेंगे, लगने वाला फोर्स होगा साहब मास इंटू एक्सेशन, मास इंटू, बोलो एक्सेशन कितना है, हाँ ये फंडा है। तो फोर्स आ गया साहब 2/3 के एक्स, बस बज गए बैंड बाजे, ये फंडा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या सेंटर ऑफ मास तो यार चुपचाप लीनियर एसएम कर रहा है, वो अलग बात है, पूरी बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास एंगुलर एसएम भी करेगी, क्लियर है। दोनों का टाइम पीरियड बराबर होगा, चाहे आप लीनियर से निकालें चाहे एंगुलर से निकालें, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा यार जनरल पोजीशन में सिलेंडर पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स सिलेंडर के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और ध्यान से देखें, क्या दिस डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहला। दूसरा, इज दिस फोर्स रिस्टोरिंग, ऑफ कोर्स दिस फोर्स इज डेफिनेटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो फोर्स कैसे निकाला रही, इधर देख एफ बराबर एम ए, क्या जिस डायरेक्शन में एक्सेशन उस डायरेक्शन फोर्स, एक्सेशन किधर है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तो फोर्स भी क्या है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, दैट इज रिस्टोरिंग, हैंस मोशन इज एसएम, हैंस इट्स मोशन इज एसएम। रहा सवाल टीपी का, तो देखो याद रख, कैसा भी लीनियर एसएम हो, टाइम पीरियड क्या, 2/√m/k, m उस बॉडी का मास विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएम, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। तो देखो 2/√m, m मतलब सिलेंडर का मास, और k क्या है, फोर्स की इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट विच इज 2k/3 कितना है, ये छोटा सा सवाल था जो जे एडवांस में पूछा था। सवाल में तुम लोग पढ़ पा रहे हो, सवाल में ध्यान से देखें, उसने वही पूछा, देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना, 2/√3m/2k, क्लियर है, छाप लें। सो आज के इस धुआंधार लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए एंथो के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।